तो बच्चों हमारा अगला सेट होगा ऑटोमोबाइल का, ये हमारा सेट नंबर 05 है। आप लोग को ये बात पता है कि हम लोग यहाँ हीट इंजन, ट्रैक्टर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, उसके अलावा एक और ट्रेड होती है जिसको बोलते हैं मोटर मैकेनिक व्हीकल, उसके डेली 75 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, है ना। तो आज हम लोग अपने सेट नंबर 05 को देखेंगे और ये जो सेट नंबर 05 होगा ये कह सकते हो कि हमारा वो सेट होगा जिसमें मैं आपको पूरे 75 क्वेश्चन धुआंधार तरीके से सॉल्व करने वाला हूं, है ना। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से क्या दबाव फीड शीतलन प्रणाली का हिस्सा है। देखो मैं बता दूं, हम लोग हर सेट में ये देखते हैं कि हम लोगों ने किस सेट के ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, किस सेट कम। जैसे कि मैंने ये देखा कि अभी हमने कूलिंग सिस्टम के बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराए, तो आज मेरे जो क्वेश्चन होने रहा वो थोड़ा कूलिंग सिस्टम के इर्द गिर्द हो गए। बच्चों होता क्या है कि जब भी कभी हमें इंजन में कूलिंग करनी होती है तो उसके लिए बहुत सारे तरह के सिस्टम्स होते हैं और उनमें से जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है सिस्टम, उस सिस्टम का नाम होता है प्रेशर फीड कूलिंग सिस्टम। कई बार इसको प्रेशर या फिर इसी को एक और नाम से भी जानते हैं फोर्स्ड, है ना। तो प्रेशर या फोर्स्ड फीड कूलिंग सिस्टम। बच्चों इसका सवाल है, अभी मैं आपको ये वाला सिस्टम पूरा समझाऊंगा अभी कि ये सिस्टम कैसे होता है। फिलहाल आप ये समझ लो कि प्रेशर फीड कूलिंग सिस्टम में हम लोग एक पंप का इस्तेमाल करते हैं और उस पंप की वजह से हम ठंडा पानी आगे भेजते हैं। जब ठंडा पानी हमारा अंदर की ओर जाता है तो वो इंजन से हीट को लेकर वापस आता है, फिर उस गर्म पानी को दोबारा से ठंडा करके दोबारा से पंप की मदद से बाहर भेजते हैं। तो जब इन्होंने बोल दिया ना प्रेशर फीड कूलिंग सिस्टम, तो 101% इसमें जो डिवाइस यूज की जाएगी वो हमारा वाटर पंप होगा। टर्बोचार्जर हो नहीं सकता, क्यों भैया, क्योंकि ये टर्बोचार्जिंग में इस्तेमाल होता है ना। फ्यूल फीड पंप ये लुब्रिकेशन में यूज किया जाता है। मैं आपको बता दूं फ्यूल फीड पंप लुब्रिकेशन में इस्तेमाल होता है, लेकिन ये लुब्रिकेशन नहीं है, ये कूलिंग सिस्टम है। अब मेरी बात समझो, तेल पंप ये भी लुब्रिकेशन में यूज करते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, ऑयल पंप का इस्तेमाल आप बोलना लुब्रिकेशन में यूज करते हैं, लुब्रिकेशन। जबकि ये जो फ्यूल फीड पंप है ना, इसकी मदद से हम अंदर डीजल को अंदर भेजते हैं, यानी ईंधन को अंदर भेजते हैं, ठीक है। तो कूलिंग के लिए हमारा इसका आंसर जाएगा वाटर पंप। अब बात को समझो, पहले आप लोगों ने 4 व्हीलर देखा होगा, है ना। पहले 2 व्हीलर से शुरुआत करते हैं। बच्चों जितने भी हमारे 2 व्हीलर होते हैं, है ना, 2 व्हीलर में बताइए क्या आता है। जैसे कि आपकी मोटरसाइकिल हो रही, मोटरसाइकिल में जो कूलिंग सिस्टम यूज किया जाता है वो होता है एयर कूल्ड सिस्टम। कौन सा होता है? एयर कूल्ड सिस्टम। मतलब हम हवा की मदद से उसको ठंडा करते हैं, है ना। मोटरसाइकिल में जो हमारा इंजन होते हैं ना, इंजन में हम लोग क्या करते हैं, एयर फिन्स बना देते हैं। बच्चों उन एयर फिन्स की वजह से वो ठंडा हो जाता है। कोई पंखा वंखा नहीं लगाते, लेकिन जो पहले की स्कूटर आती थी जिसमें इंजन अंदर होता तो वहां पंखा भी लगाते थे, लेकिन पानी वानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जितने भी हमारे 2 व्हीलर्स होते हैं, चाहे वो बाइक हो, स्कूटर हो, स्कूटी हो, सब में हमारा एयर कूल्ड इंजन इस्तेमाल होता है ना। बच्चों इसके अलावा जो एयरक्राफ्ट होते हैं, ऊपर हवाई जहाज होते हैं, ध्यान रखना उसमें भी जो सिस्टम यूज होता है, बताइए वो कौन सा सिस्टम होता है? एयर कूल्ड सिस्टम होता है। बच्चों जितने भी हमारे 4 व्हीलर होते हैं, है ना, कभी आप गाड़ियों में देखिए तो अक्सर जो है आपने पिक्चरें देखी होगी बहुत सारी यार, कि जिसमें जो है हीरो हीरोइन जंगल में चलते चले जा रहे हैं, अचानक से उनकी गाड़ी एक पेड़ से टकराएगी, फिर पता चलेगा गर्मी बहुत है, धुआं धुआं हो गया, फिर उतनी देर में हीरो जो है लेने जाएगा पानी, और जितनी देर हीरो पानी लेने जाएगा उतनी देर में सारा कांड हो जाता है, होता है ना। तो वो पानी लेने जाता है गाड़ी में डालने के लिए। तो 4 व्हीलर में हम लोग कौन सा सिस्टम यूज करते हैं? तो बच्चों ध्यान रखना 4 व्हीलर में कूलिंग सिस्टम जो यूज किया जाता है वो होता है वाटर कूल्ड सिस्टम, है ना। और इसी वाटर कूल्ड सिस्टम में का एक भाग होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं प्रेशर या फोर्स्ड फीड कूलिंग सिस्टम, जो हम लोग इंजन में यूज करते हैं। और इसमें इस्तेमाल होता है हमारा क्या सर? वाटर पंप। अब सवाल मन में आएगा कि भैया ये सिस्टम है क्या, कैसे कैसे कैसे, वो बता रहा हूं, है ना। मैं डायग्राम लेके आया हूं जिससे कि मैं आपको पूरा समझा दूंगा। बच्चों यहां पर जो है ना प्रेशर फीड सिस्टम दिखाया गया है। पहले बात को समझो, है ना। पहली बात तो ये 2 व्हीलर में इस्तेमाल नहीं होता, ये कार में इस्तेमाल होता है, ये मल्टी सिलेंडर इंजन में। आप गौर से देखिए यहां पर हमारे पास 4 सिलेंडर दिखाए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, 4 सिलेंडर दिखाए गए। बच्चों यहां पर देखिए एक पंप दिखाया गया है और इस पंप की मदद से ठंडा पानी, देखो 2 तरह के टैंक होते हैं इसमें, ध्यान रखना। एक टैंक बताइए कौन सा होता है? लोअर टैंक होता है। लोअर टैंक में जो पानी भरा होता है वो ठंडा पानी होता है ना। एक होता है अपर टैंक। अपर टैंक में जो पानी भरा होता है वो बताइए कैसा होता है? गर्म पानी। तो लोअर टैंक में जो पानी भरा है इससे मदद से ठंडा पानी ऐसे अंदर जाएगा और पंप की मदद से
ये अंदर की ओर जाएगा बच्चों, और ये जो अंदर की ओर ये लगे हुए हैं ना सर, इन सब को बोलते हैं वाटर जैकेट। ये सब क्या है सर? सर इनको बोला जाता है वाटर जैकेट। ये देखिए वाटर जैकेट। तो इन वाटर जैकेट के अराउंड हमारा ठंडा पानी घूमेगा। चूंकि हमारा इंजन गर्म है, तो जैसे ये पानी इन वाटर जैकेट के अराउंड घूमेगा, तो बच्चों वो पानी गर्म ठंडा पानी जो आपने भेजा ना पंप की सहायता से, देखो लोअर टैंक में ठंडा पानी भरा है, तो ठंडा पानी जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, इंजन के चारों ओर आगे बढ़ेगा, तो बच्चों इंजन के चारों ओर आगे बढ़ने पे वो पानी हो जाएगा गर्म। जैसे वो पानी गर्म होगा, तो वो पानी हमारा इस रास्ते से होता हुआ आ जाता है थर्मोस्टेट वाल्व में। ये कौन सा वाल्व है सर? इस वाल्व को बोला जाता है थर्मोस्टेट वाल्व। बच्चों थर्मोस्टेट वाल्व के अंदर एक टेम्परेचर सेट किया जाता है कि जैसे कि मान लीजिए मैंने टेम्परेचर सेट कर दिया कि जब हमारे गर्म पानी का तापमान 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, ये जो पानी ऐसे आएगा है ना सर, इस पानी का तापमान 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, तो ये थर्मोस्टेट वाल्व इसके अंदर से पानी को आगे भेज देता है। फिर ये पानी कहां पर पहुंच जाता है सर? ये पानी हमारा पहुंच जाता है इस अपर टैंक में। बच्चों अपर टैंक में पहुंच जाने के बाद हम लोग पानी को छोटी छोटी पाइपलाइन से नीचे की ओर गुजारते हैं। बच्चों ये जो छोटी छोटी पाइपलाइन है ना, इन पाइपलाइन को बोलते हैं रेडिएटर ट्यूब्स। आपने नाम सुने होंगे। ये पाइपलाइन बताइए किस नाम से जानी जाती है सर? ये जानी जाती है रेडिएटर। है ना, कई बार इनका मटेरियल पूछा जाता है तो प्रॉपर्टी बनाई जाती है, आधुनिक आज की प्रॉपर्टी बनाई जाती है। अब होता क्या है कि आपने प्रॉपर्टी बना दिया, लेकिन इस ट्यूब में पानी ठंडा कैसे होगा? तो बच्चों इस ट्यूब को पानी ठंडा करने के लिए हम लोग यहाँ फैन भी इस्तेमाल करते हैं, है ना। ये फैन क्या काम करता है कि बाहर की ठंडी ठंडी हवा को इस छोटी छोटी पाइपलाइन से गुजारता है, जिससे कि गर्म पानी हमारा कैसा हो जाता है? ठंडा। और ठंडा हो जाने के बाद फिर वापस से यही क्रिया होती रहती है। सर इसमें हमने जो है पंप का इस्तेमाल कर लिया। जब भी कभी पंप का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, तो ऐसा सर्कुलेशन जो कहलाता है उसे बोला जाता है फोर्स सर्कुलेशन, है ना। किसी भी चीज के फ्लो के लिए जब आपने पंप का इस्तेमाल कर लिया, दैट इज कॉल्ड फोर्स सर्कुलेशन। इसीलिए इसका नाम एक और दिया जाता है, वो नाम होता है फोर्स फीड कूलिंग सिस्टम या प्रेशर फीड कूलिंग सिस्टम। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेशर फीड कूलिंग सिस्टम में कौन कौन से अंग होते हैं। पहले पंप होता है, पंप से पानी जाता है वाटर जैकेट में, वाटर जैकेट से गर्म होकर पानी आता है थर्मोस्टेट वाल्व में, थर्मोस्टेट वाल्व से पानी आता है हमारा अपर टैंक में, अपर टैंक से पानी आता है रेडिएटर में, रेडिएटर से पानी ठंडा होकर लोअर टैंक में आ जाता है। बोलो भाई समझ में आया? है? चलो अब मैं आपको बात बताता हूं। अगला सवाल उसी बात पे आधारित है। सवाल देखिए क्या, किस प्रकार के कूलिंग सिस्टम में सिलेंडर हेड पे फिन्स का प्रयोग किया जाता है? सर इन्होंने बोला है सिलेंडर के हेड पे फिन्स, याद करो मैंने अभी बताया। सर एयर फिन्स का इस्तेमाल हम टू व्हीलर में इस्तेमाल करते हैं। टू व्हीलर में हम लोग सिलेंडर में क्या बनाते हैं? फिन्स। बच्चों जब फिन्स बना दी जाती है तो 101% वो एयर कूलिंग सिस्टम होगा। कौन सा सिस्टम होगा सर? एयर कूलिंग सिस्टम होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए, ये देखिए फोर्स फीड कूलिंग सिस्टम। अरे मैंने बताया प्रेशर फीड कूलिंग सिस्टम का ही दूसरा नाम होता है फोर्स फीड कूलिंग सिस्टम, वही लिखा है। में कौन सा भाग पानी को प्रसारित करने के लिए मजबूर होता है? प्रसारित का मतलब यहां सर्कुलेट है ना। आप देखो फिर से लाइन को, विच पार्ट इज फोर्स्ड टू सर्कुलेट द वाटर इन द फोर्स फीड इंजन। बताइए इनमें से वो कौन सा भाग है जो पानी को सर्कुलेट कराता है? तो भैया पानी को सर्कुलेट कराने वाला एक ही चीज है, पंप। अगर पंप प्रेशर नहीं बढ़ाएगा पानी का तो वो सर्कुलेट कैसे होगा, है ना। तो फोर्स फीड सिस्टम में कौन सा भाग पानी को प्रसारित करने के लिए मजबूर करता है, यानी पानी को सर्कुलेट कराता है? कह देना पंप, है ना। थर्मोस्टेट वाल्व क्या करता है? ये गर्म पानी को दोबारा ठंडा होने के लिए भेज देता है ना। और पानी जैकेट या वाटर जैकेट ये इंजन के चारों ओर लगाया जाता है ना। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर ए जाएगा। नेक्स्ट आइए अगला।
तो ये चौथे नंबर सवाल में थोड़ी सी वो आवाज थी, वो चली रही थी, मैं दोबारा बता देता हूं। आपको बोला जा रहा है शीतलन प्रणाली में पानी कहां है। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको अभी कूलिंग सिस्टम पढ़ाया। कूलिंग सिस्टम मैंने बताया कि ऊपरी टैंक में गर्म पानी होता है, निचले टैंक में ठंडा पानी होता है। लेकिन एक्चुअली मेरा पूछा जाए कि पानी हमारा कहां शीतलन सिस्टम में होता है, तो आपका आंसर जाएगा रेडिएटर के साथ, सॉरी इंजन वाटर के साथ जाना चाहिए, वाटर जेट के साथ जाना चाहिए। जो हमारा वाटर जैकेट होता है ना, उसी वाटर जैकेट में पानी घूमकर हमारे इंजन को ठंडा करता है। ठीक है, तो सवाल में इन्होंने कहीं ये नहीं बोला कि गर्म पानी ठंडा पानी, सीधे बोला कि हमारा कूलिंग सिस्टम में पानी कहां है। तो आपका आंसर जाएगा इंजन वाटर जेट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए, थर्मोस्टेट वाल्व किस स्थिति पे खुलता है। बच्चों थर्मोस्टेट वाल्व मैंने पढ़ाया सर, थर्मोस्टेट वाल्व एक ऐसा वाल्व होता है जो हमारा इंजन के ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे खुलता है। जब वो ऑपरेटिंग टेम्परेचर उस टेम्परेचर पे पहुंच जाता है, पानी का टेम्परेचर ऑपरेटिंग टेम्परेचर में पहुंच जाएगा, तो थर्मोस्टेट वाल्व खुल जाएगा और खुल जाने के बाद हमारा पानी हमारा ऊपरी टैंक में चला जाता है। देखो मैं एक बार पानी का फ्लो आपको समझा दूं। बच्चों पानी का जो फ्लो होता है वो कहां से कहां होता है, तो कह देना सबसे पहले होता है सर निचला टैंक, सबसे पहले होगा निचला टैंक। निचला टैंक के बाद जो पानी जाएगा वो बताइए कहां जाएगा, पंप में जाएगा। पंप के बाद पानी बताइए कहां जाएगा, तो सर पानी जाएगा वाटर जैकेट में, वाटर जैकेट में। वाटर जैकेट के बाद बताइए पानी कहां जाएगा, तो कह देना वाटर जैकेट के बाद जो पानी जाएगा बच्चों वो जाएगा थर्मोस्टेट वाल्व में, थर्मोस्टेट वाल्व, है ना, थर्मोस्टेट वाल्व, थर्मोस्टेट वाल्व में जाएगा पानी। और थर्मोस्टेट वाल्व के बाद बताइए पानी कहां जाएगा, तो थर्मोस्टेट वाल्व के बाद पानी जाएगा हमारा ऊपरी टैंक में। आपको मैंने बताया कि कहां पर कौन सा पानी होता है, ऊपरी टैंक के बाद पानी हमारा जाएगा निचले टैंक में, पहले जाएगा रेडिएटर में, ऊपरी टैंक के बाद कहां जाएगा रेडिएटर, और रेडिएटर के बाद जो पानी बच्चों जाएगा वो हमारा कहां पर जाएगा सर निचले टैंक में जाएगा, है ना। तो ये हमारा एक पानी का फ्लो का सिस्टम होता है, जो बात आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। बच्चों ये जो थर्मोस्टेट वाल्व होता है वो एक ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे काम करता है, जिसपे ये वाल्व खुल के आगे पानी को फ्लो होने में मदद करता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए, अगला सवाल बोला जा रहा है कि एकल सिलेंडर इंजन किसके लिए शक्ति पैदा करता है। बहुत बढ़िया सवाल है। सबसे पहले देखो इन्होंने सिंगल सिलेंडर इंजन की बात की है और बात की है डीजल इंजन की, है ना। तो मेरे भाई जब भी कभी आप बात डीजल इंजन की करोगे तो आप सबको पता है कि डीजल इंजन तुम्हारा 4 स्ट्रोक इंजन होता है। सर डीजल इंजन कैसा इंजन होता है, सर डीजल इंजन होता है 4 स्ट्रोक इंजन, ये होता है ना। अब आप मुझे बताओ 4 स्ट्रोक इंजन की खूबी क्या है। मैंने बताया कई बार सर 4 स्ट्रोक इंजन की खूबी यह है कि 2 राउंड में, ट्रेन के 2 राउंड में आपको कितनी बार पावर मिलेगी, 1 बार पावर मिलने वाली है। देख लो सर ट्रेन के 2 राउंड में कितनी बार पावर मिलने वाली है, ट्रेन के 2 राउंड में हमें 1 बार पावर मिलने वाली है। वही तो मतलब है था 4 स्ट्रोक का। लेकिन 1 बार पावर तब मिलेगी जब सिंगल सिलेंडर इंजन होगा। तो सवाल में यही बोला भी दिया था कि सिंगल सिलेंडर इंजन है, तो यार मेरे अगर सिंगल सिलेंडर इंजन है तो 2 राउंड में कितनी बार पावर मिलेगी, सर 1 बार पावर मिलेगी। तो पावर के लिए हमें 2 रिवोल्यूशन चाहिए, ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला उत्तर होगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। अच्छा दूसरी बात, अगर ये सिंगल सिलेंडर इंजन नहीं होता, मान लीजिए मैं कह देता कि 4 स्ट्रोक इंजन है ना, लेकिन ये हमारा 8 सिलेंडर का नहीं, जैसे कि ये आंसर कब सही है सर, ये आंसर सही है तब जब सिंगल सिलेंडर की बात की जा रही होगी, सिंगल सिलेंडर की बात की जा रही होगी। मान लीजिए बात यहां पर 4 सिलेंडर की हो रही है, 4 सिलेंडर की बात हो रही है, 4 सिलेंडर की बात हो रही है ना। तो मेरे भाई अगर 4 सिलेंडर की बात हो रही है तो इसका क्या मतलब होगा, तो कहना अगर 4 सिलेंडर की बात हो रही है तो इसका अर्थ यह होगा कि हमें 2 राउंड में इंजन के या ट्रेन के 2 राउंड में कितनी बार पावर मिलने वाली है, 4 बार पावर मिलेगी। कितनी बार पावर मिलेगी, 4 बार पावर मिलेगी। अब सवाल में यह था ना कि शक्ति पैदा करने के लिए कितने राउंड लगाने हैं, है ना। तो आप कह सकते हैं कि अगर ये 4 सिलेंडर इंजन है तो हमें कितनी बार पावर मिलेगी, सर 2 राउंड में 4 बार पावर मिलेगी। तो आप मुझे बताइए कि 1 बार पावर के लिए क्या चाहिए, तो कहना 2 राउंड का मतलब होता है सर 360 डिग्री, 360 नहीं, 2 राउंड का मतलब कितना होता है, 8 राउंड का मतलब होता है 360, 2 राउंड का मतलब होता है 720 डिग्री, है ना। 36 दूनी 72, तो 2 राउंड का मतलब 720 डिग्री। तो मेरे भाई बताओ अगर मैं 1 बार पावर पूछूं कि 1 बार पावर कब मिलेगी, कितने एंगल बाद मिलेगी, तो 1 बार पावर निकालने के लिए आपको 720 डिग्री डिवाइड बाई 4 करना होगा,
देख लो तो कितना एंगल आ जाएगा सर, तब आंसर आता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री का मतलब होता है आधा राउंड। तो अगर 4 सिलेंडर इंजन का क्वेश्चन होता तो हमें आधे राउंड बाद पावर मिलती। ठीक है, तो फिलहाल इन्होंने सिंगल सिलेंडर इंजन की बात की जा रही थी, तो क्या उत्तर होना चाहिए वो बात आपको क्लियर होगी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है ये लीजिए 7वां नंबर सवाल, बहुत प्यारा सवाल है। इन्होंने बोला है कि खाली जगह कौन सा संचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है, आप बताइए इनमें से कौन सा संचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। बहुत ध्यान सुनो, जैसे कि मान लीजिए ये तुम्हें मैंने 4 व्हीलर का गाड़ी का टॉप व्यू दिखाया, ये टॉप व्यू है भैया, तो टॉप व्यू में यहां पर मैंने इंजन का ट्रांसमिशन सिस्टम दिखाया है। बच्चों हमेशा याद रखना, जब भी कभी हम लोग गाड़ियों की बात करते हैं तो ज्यादातर 4 व्हीलर में जो इंजन लगा होता है वो आगे पहियों में लगा होता है ना। जैसे कि आपसे पूछे ये क्या है, तो सर इसको बोलते हैं फ्रंट एक्सेल, ये हमारा फ्रंट एक्सेल है, ये हमारा फ्रंट एक्सेल है ना। बच्चों ये क्या है, तो कह रहा इसे बोला जाता है मेरे दोस्त रियर एक्सेल, ये हमारा रियर एक्सेल है, पिछला वाला हिस्सा है ना। आपको पता है जो रियर एक्सेल होता है ना सर, वो एक तरह से फ्री होता है। कई बार क्वेश्चन आता है ये रियल एक्सेल कैसा होता है, तो कह देना ये रियर एक्सेल फ्री होता है। मतलब पिछले वाले जो दोनों पहिए है ना सर पिछले वाले दोनों पहिए जो है सर अलग अलग डायरेक्शन में या अलग अलग तरीके से घूम सकते हैं, अलग अलग स्पीड से घूम सकते हैं। ओके, अब होता क्या है कि ज्यादातर गाड़ियों में आगे इंजन होता है, और आगे वाली जो पावर है वो पहले कहां पहुंचाई जाती है, पीछे। मतलब पीछे वाले पहियों को रोटेशन दिया जाता है, और जब पीछे वाले पहिए रोटेशन करते हैं उसके बाद ऑटोमेटिक हमारे आगे वाले पहिए बढ़ते हैं। देखो आगे वाले पहियों को डायरेक्शन के लिए रखा जाता है। जैसे आप क्लच वो स्टीयरिंग सिस्टम देखते हो, तो स्टीयरिंग सिस्टम हमारे अगले पहियों में लगाया जाता है, और पावर सिस्टम हमारा पिछले वाले पहियों में लगाया जाता है ना। दूसरी बात एक और है, ज्यादातर गाड़ियों में इंजन आगे की ओर होता है, लेकिन मात्र एक ऐसी कार नैनो का नाम सुना है नहीं सुना सबने? तो नैनो दुनिया की सबसे छोटी कार थी, 2 सिलेंडर की कार थी मात्र, और नैनो कह सकते हो दुनिया की सबसे छोटी कार थी, और ये ऐसी कार थी जिसमें आगे की ओर इंजन नहीं था। नैनो कार में ध्यान रखना पीछे की ओर इंजन था। कहां था सर? पीछे की ओर इंजन था। ठीक है, अब होता क्या है कि जब हम पावर ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो इंजन से पावर कहां जाती है बच्चों? क्लच में। ये क्लच है, ये क्या है सर? ये क्लच है। अरे क्लच से पावर बताइए कहां जाती है? गियर बॉक्स में, और गियर बॉक्स से पावर जाती है यहां पर जो लगा होता है बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग डिफरेंशियल गियर। डिफरेंशियल गियर का नाम आपने जरूर सुना होगा, विभेदी गियर भी बोलते हैं इसको। और जो हमारा डिफरेंशियल गियर होता है बच्चा, विभेदी गियर जिसको बोलते हैं, है वो कह सकते हो मोड़ने में सहायता करता है। देखो होता क्या है कि जब हमारे पास गाड़ियां इस तरह से सर्कुलर मार्ग में मुड़ती है ना, ऐसे, है ना, तो गाड़ी के जो ये मान लीजिए गाड़ी है ऐसे ऐसे, तो बच्चों जब गाड़ी को सर्कुलर मार्ग में मोड़ना होता है तो गाड़ी के ये वाले पहियों को सर, इन पहियों को मोड़ने के लिए कम दूरी तय करनी होती है, और गाड़ी के ये वाले पहियों को मोड़ने के लिए ज्यादा दूरी तय करनी होती है। आप समझो बात को। अरे तो बच्चों ये वाले पहिए कम दूरी तय करें, ये वाले पहिए ज्यादा दूरी तय करें, ऐसा फंक्शन हम किसकी वजह से अचीव कर पाते हैं? डिफरेंशियल गियर। तो कई बार तुमसे क्वेश्चन आता है कि सर ये जो विभेदी गियर होता है, हरा सर इसका मेन काम क्या है? तो कहना विभेदी गियर का मेन काम होता है गाड़ियों को मोड़ना। ओके, गाड़ियों को मोड़ना। ठीक है, तो आप कह सकते हैं हेल्प इन टर्निंग। तो हेल्प इन टर्निंग कौन करता है? विभेदी गियर करता है, और ये ज्यादातर 4 व्हीलर में लगा होता है। जितने भी 2 व्हीलर वाले होते हैं वो तो अपनी बाइक को ऐसे झुका लेते हैं मोड़ने के लिए, लेकिन कार नहीं झुकाई जा सकती, इसीलिए वहां पर लगाया जाता है हमारा क्या सर? वहां पर लगाया जाता है डिफरेंशियल गियर, जो कि उनको मोड़ने में सहायता करता है। तो बच्चों पावर कहां से कहां जाती है? तो कह देना इंजन से पहले क्लच में जाएगी, क्लच से गियर बॉक्स में जाएगी, गियर बॉक्स के बाद फाइनल ड्राइव यानी डिफरेंशियल गियर में जाएगी। बच्चों गियर बॉक्स और डिफरेंशियल गियर के बीच यहां एक सॉफ्ट लगाई जाती है ना। ध्यान रखना इस सॉफ्ट का नाम क्या होता है? प्रोपेलर सॉफ्ट। प्रोपेलर सॉफ्ट। तो कई बार तुमसे क्वेश्चन आएगा कि प्रोपेलर सॉफ्ट कहां पर लगाई जाती है, तो कह देना गियर बॉक्स और डिफरेंशियल गियर के बीच में। ठीक है, कई बार तुमसे क्वेश्चन आएगा कि क्लच किन के बीच लगा होता है, तो इंजन और गियर बॉक्स के बीच क्लच लगा होता है मेरे दोस्त। तो इन्होंने बोला है कि कौन जो है संचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो बच्चों क्लच है, गियर बॉक्स है, एक्सेल है, लेकिन देखो पहिया, सर ध्यान रखना पहिया संचरण तंत्र का हिस्सा नहीं होता।
पहिया संचरण तंत्र का हिस्सा नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए अगला, ये लो 8वां नंबर सवाल देखिए क्या है। किसी वाहन के सामने अथवा पीछे देखने पर स्टीयरिंग और लंबवत, देखो किसी भी वाहन को मतलब आप आगे या पीछे से देखिए तो आप लोगों को इस तरीके से उसका व्यू नजर आएगा, ये हमारा पहिया हो गया, ये ग्राउंड हो गया, है ना। तो बच्चों ये जो वर्टिकल के साथ जब आप पहिया मोड़ते हो ना राइट साइड या लेफ्ट साइड, तो राइट या लेफ्ट साइड मोड़ते समय ये जो एंगल बनता है बच्चों, इसी एंगल को हम कैम्बर कहते हैं। क्या बोलते हैं? कैम्बर। बच्चों ये न्यूट्रल कैम्बर है, यानी ये पहिया सीधा सीधा है, कोई भी एंगल नहीं बना रहा। लेकिन कई बार ये अंदर की ओर पहिए मुड़ते हैं और कई बार ये पहिए हमारे बाहर की ओर भी मुड़ते हैं। तो अंदर और बाहर मुड़ते समय जो एंगल बनता है बच्चों, उस एंगल को हम किस नाम से जानते हैं? सर उस एंगल को बोला जाता है कैम्बर। ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला उत्तर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आइए 9वां नंबर सवाल यह है कि इंजन के सिलेंडर में ईंधन के दहन के लिए स्पार्किंग या चिंगारी उत्पन्न करने के लिए बैटरी को निम्न वोल्टेज को अत्यधिक वोल्टेज तक बढ़ाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? आपको पता है जितने भी एसआई इंजन होते हैं, है ना, एसआई इंजन का मतलब होता है स्पार्क इग्निशन इंजन, एसआई इंजन होते हैं। याद रखिएगा एसआई इंजन में हम लोग स्पार्किंग जनरेट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? स्पार्क प्लग का इस्तेमाल करते हैं। स्पार्किंग जनरेट करने के लिए बच्चों किसका इस्तेमाल करते हैं? स्पार्क प्लग का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखिएगा। और एक चीज मैं और बता दूं, ये जो स्पार्क प्लग होता है ना बच्चों, इसका मेन काम क्या होता है? अच्छा आप लोग ये बताओ, इंजन में आप लोग जो बैटरी यूज करते हो वो कितने वोल्ट की बैटरी होती है? तो ज्यादातर गाड़ियों में जो बैटरी यूज होती है वो 6 वोल्ट की होती है या फिर 12 वोल्ट की होती है, बस इतनी होती है। और मेरे भाई स्पार्किंग करने के लिए हमें कितना वोल्टेज चाहिए होता है? तो स्पार्किंग करने के लिए हमें 20,000 प्लस वोल्टेज चाहिए होता है। जैसे कि मान लो आईसी इंजन में स्पार्किंग होती है स्पार्क प्लग की मदद से, तो स्पार्क प्लग की मदद से जो स्पार्किंग होती है उसके लिए 20,000 वोल्टेज चाहिए होता है। लेकिन बैटरी के पास तो 6 वोल्ट था, तो 6 वोल्ट को 20,000 का वोल्टेज बनाना ये किसका काम है? तो कह देना 6 को 20,000 बनाना ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम है। तो जो तुम्हारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है मेरे दोस्त, हरा, उसमें क्या यूज किया जाता है? इंडक्शन कॉइल ही तो यूज किया जाता है। तो उन कॉइल की मदद से हम लोग अपने 6 वोल्टेज को 20,000 वोल्ट बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही उत्तर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए 10वां, विद्युत घटकों के बीच स्थायी संयोजन के लिए बताइए कौन सा जोड़ है? स्थायी संयोजन देखो, आपने सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, फोर्जिंग, नटल ज्वाइंट, वेल्डिंग, ऐसे बहुत सारे नाम सुने। देखो जो सोल्डरिंग होता है ना वो सेमी परमानेंट ज्वाइंट होता है। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, ये परमानेंट नहीं होता। इसे हमेशा ध्यान रखना किस नाम से जाना जाता है? सेमी परमानेंट ज्वाइंट के नाम से जानते हैं। नटल ज्वाइंट बच्चों ध्यान रखना, नटल ज्वाइंट तो एक तरह का टेम्परेरी ज्वाइंट होता है। हरा, आपने नटल ज्वाइंट का नाम जरूर सुना होगा। सर ये टेम्परेरी ज्वाइंट होता है, खुलता भी है, बंद भी होता है, फिर दोबारा बना सकते हो, खोल सकते हो, है ना। जरूर एक क्वेश्चन आता है कि नटल ज्वाइंट का एग्जाम्पल क्या है? तो ट्रैक्टर की जो ट्रालियां होती है, आपने देखा होगा ट्रैक्टर की ट्राली, तो पीछे आगे साइड बताइए कौन बढ़ता है? तो कहना आगे साइड हमारा ट्रैक्टर हो गया, ट्रैक्टर। और मेरे भाई ट्रैक्टर को ट्राली से जब जोड़ते हैं ना तो वहां पर एक ज्वाइंट बनाया जाता है। ठीक है, बताइए उस ज्वाइंट को किस नाम से जाना जाता है? सर वो नटल ज्वाइंट होता है। तो नटल ज्वाइंट ट्रैक्टर को ट्राली से जोड़ा जाता है, नटल ज्वाइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। नटल पिन लगा के, है ना, वो इस तरह से होता है, चिमटे जैसी आकृति होती है। तो ट्रैक्टर को ट्राली से हम किस ज्वाइंट से जोड़ते हैं? नटल ज्वाइंट से। बार बार खुलता भी है, बार बार बंद होता है, ध्यान रखना। इसी के जैसा एक और ज्वाइंट होता है, आपने नाम जरूर सुना होगा, उस ज्वाइंट का नाम है क्वार्टर ज्वाइंट। बच्चों क्वार्टर ज्वाइंट का पता है मेन इस्तेमाल क्या है? तो कहना क्वार्टर ज्वाइंट का मेन इस्तेमाल होता है कि वो जो साइकिल की चैन होती है ना, चैन, है ना, तो चैन की कड़ी जोड़ने में, तो चैन की कड़ी जोड़ने में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो चैन की कड़ी जोड़ने में हम लोग क्वार्टर ज्वाइंट का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि फोर्जिंग क्या होता है? सर फोर्जिंग तो एक तरह का ऐसा प्रोसेस है जिसमें वस्तु गर्म करके उसका आकार बदला जाता है। तो ये भी नहीं हो सकता आंसर। इस सवाल का सही आंसर हमारा वेल्डिंग होना चाहिए। सर वेल्डिंग हमारा एक तरह का परमानेंट ज्वाइंट होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए, ये लो 11वां नंबर सवाल बोला जा रहा है कि स्टीयरिंग, है ना, स्टीयरिंग व्हील के घूर्णन को सिविलियन गति में परिवर्तित करता है। ये स्टीयरिंग सिस्टम दिखाया गया। मैं आपको बता दूं फिर से, स्टीयरिंग सिस्टम कहां पर लगाया जाता है? तो कह देना ये आगे वाले पहियों में लगाया जाता है ना, फ्रंट एक्सेल में लगाया जाता है। अगर कोई पूछे कि स्टीयरिंग सिस्टम कहां पर लगाया जाता है तो कह देना फ्रंट एक्सेल में लगाया जाता है स्टीयरिंग सिस्टम।
स्टीयरिंग सिस्टम का मेन काम ये होता है कि जो स्टीयरिंग व्हील होता है ना, उस व्हील को अपने पहियों के मोशन में कन्वर्ट करना। सर इसी को हम लोग स्टीयरिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बताइए किसका जाएगा, ए वाला उत्तर होगा। बच्चों स्टीयरिंग सिस्टम में होना क्या चाहिए, स्टीयरिंग सिस्टम को करेक्ट स्टीयरिंग के लिए, ध्यान से सुनिएगा, करेक्ट स्टीयरिंग के लिए आगे वाले पहिए का ये रहा है ना, इसके परपेंडिकुलर लाइन खींची जाती है, इसके साथ साथ इसके परपेंडिकुलर ये लाइन और इसके परपेंडिकुलर ये लाइन। बच्चों करेक्ट स्टीयरिंग सिस्टम के लिए जब आपका स्टीयरिंग सिस्टम एकदम करेक्ट होता है तो इनके पहियों की एक्सिस के साथ ये जो लाइन है एक पॉइंट पे कट करनी चाहिए और इस पॉइंट को आई बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले जानेंगे इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर और हिंदी मीडियम वाले जानेंगे इसको बोलते हैं तात्कालिक बिंदु। तो अगर तुमसे कोई क्वेश्चन आ जाए कि बताइए सर जब गाड़ी मुड़ती है तो हमारी पूरी गाड़ी किस बिंदु की परिता घूमती है, तो यही वो बिंदु है जिस पर के परिता हमारी पूरी गाड़ी घूमती है, इसको बोलते हैं हम लोग तात्कालिक बिंदु, इंस्टेंटेनियस सेंटर। है ना, तो ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा, ए वाला उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये लो 12वां नंबर सवाल बड़ा प्यारा सवाल है। निम्नलिखित में से वह सुरक्षा उपकरण बताइए जो अत्यधिक गर्म होने पर स्वयं को पिघलाकर विद्युत करंट को सीमित करता है ना। इनमें से वो बताइए जो स्वयं को पिघलाकर विद्युत करंट को सीमित करता है। बच्चों मैं आपको बता दूं, आपने अपने घरों में फ्यूज लगाया होगा। फ्यूज पता है फ्यूज का सिंबल कैसा होता है? सर फ्यूज का सिंबल ऐसे होता है, बस ये है फ्यूज का सिंबल। ध्यान रखना आपके घरों में फ्यूज वायर लगाया जाता है। फ्यूज वायर का काम क्या होता है कि जब आपके घरों में आने वाली सप्लाई हाई वोल्टेज या हाई करंट की आ जाती है तो आपकी टीवी, एसी, फ्रिज इनको फूटने का चांस बढ़ जाता है। तो उनको फ्यूज फूटने से बचाने के लिए हम लोग फ्यूज वायर इस्तेमाल करते हैं। बच्चों ध्यान रखना फ्यूज वायर का जो मटेरियल होता है वो किसका बनाया जाता है, तो कह देना फ्यूज वायर का मटेरियल सोल्डर का बनाया जाता है। और सोल्डर में कौन सी दो धातुएं होती है, Pb+Sn, है ना। एक चीज और याद रखना, जो हमारा फ्यूज वायर होता है ना वो हमेशा हाई रेजिस्टेंस का बनाया जाता है। उसका रेजिस्टेंस कैसा होता है दोस्त, हाई। फ्यूज वायर हमेशा हाई रेजिस्टेंस का बनाया जाता है और मेरे भाई लो मेल्टिंग टेम्परेचर का बनाया जाता है, लो मेल्टिंग टेम्परेचर। ओके, घरों में यूज करते। हालांकि फ्यूज वायर का इस समय रूप ले लिया है MCB ने, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर उसका पूरा नाम होता है ना। तो स्वयं को पिघलाकर फ्यूज बाकी सबकी रक्षा करता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला उत्तर होगा। डायोड, डायोड का सिंबल कई बार आता है। डायोड का सिंबल कुछ ऐसे होता है ना। डायोड हमारे दो तरह के होते हैं। एक हमारा होता है PN जंक्शन डायोड, है ना, जिसको हम लोग फॉरवर्ड बाइस और बैकवर्ड बाइस कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है यार बच्चों, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13वां बोला जा रहा है कि द रेफ्रिजरेंट फॉर अ रेफ्रिजरेटर शुड बी। आपको मैं बता दूं जितने भी आपके पास एसी है, कूलर है, एसी और वाटर कूलर, इसके अलावा फ्रिज, बच्चों उसमें क्या होता है, गैस मूव करती है। एक्चुअली में आप लोग कहते हो ना कि फ्रिज में जो गैस मूव करती है, हम लोग टेक्निकल वर्ड में उस गैस का एक नाम देते हैं। सर उस गैस का नाम देते हैं रेफ्रिजरेंट। क्या नाम देते हैं सर? उस गैस का नाम देते हैं रेफ्रिजरेंट। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिशीतक। प्रतिशीतक बच्चों हमेशा इस बात को याद रखना, ये हमारा जो प्रतिशीतक है, नाम सुनो, ये जो हमारा प्रतिशीतक है, सर ये प्रतिशीतक के अंदर कुछ क्वालिटी होनी चाहिए जिससे कि हम उसको गुड रेफ्रिजरेंट कह सकते हैं, अच्छा रेफ्रिजरेंट कह सकते हैं। अरे पहली खूबी क्या होना चाहिए सर? पहली खूबी ये होना चाहिए कि इसका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट लो होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट लो होना चाहिए। दूसरी खूबी क्या होनी चाहिए सर? दूसरी खूबी होनी चाहिए कि इसके पास हाई लेटेंट हीट होनी चाहिए। गुप्त ऊष्मा इसकी हाई होनी चाहिए, है ना। अमोनिया की गुप्त ऊष्मा बहुत उच्च होती है, इसलिए अमोनिया अच्छा रेफ्रिजरेंट होता है। तीसरी खूबी क्या होनी चाहिए सर? तीसरी खूबी होनी चाहिए कि हाई लेटेंट हीट के साथ एक और चीज होती है इसमें, सर इसके पास लो स्पेसिफिक हीट होना चाहिए, इसकी विशिष्ट ऊष्मा लो होनी चाहिए, है ना। ऐसे और भी बहुत सारी खूबी होती है, जैसे कि इसके अंदर जो विस्कोसिटी होनी चाहिए वो लो विस्कोसिटी होनी चाहिए। अगर रेफ्रिजरेंट के अंदर लो विस्कोसिटी होगी तो अच्छे से सर्कुलेट हो पाएगा। अब मेरी बात समझ रहे हो ना? अरे सर और क्या खूबी होनी चाहिए? कॉस्ट इसकी लो होनी चाहिए, कम कीमत में मिलना चाहिए, है ना। यह हमारा कह सकते हो रंगहीन होना चाहिए। उसके अलावा हमारा कह सकते हैं कि कलरहीन, कुछ भी हो, हर तरह की खूबी आपके पास याद होनी चाहिए। तो फिलहाल इन्होंने बोला था रेफ्रिजरेंट फॉर अ रेफ्रिजरेटर शुड बी हाई बॉइलिंग पॉइंट, गलत। बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट लो होना चाहिए। हाई स्पेसिफिक हीट, गलत। हाई लेटेंट हीट, ये सही है। देखो मैंने बताया ना, इसकी गुप्त ऊष्मा होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए सर? हाई होनी चाहिए।
ऑप्शन नंबर हमारा बी उत्तर होगा। नेक्स्ट है, यदि डीजल इंजन में पेट्रोल का प्रयोग किया जाए तो बताइए इंजन कैसे चलेगा। बहुत प्यारा सवाल है और इसको समझना भी पड़ेगा आपको, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बच्चों। इससे पहले मैं आप लोगों को पेट्रोल और डीजल के एसआईटी याद करा देता हूं। एसआईटी का पूरा नाम कई बार आपसे एग्जाम में पूछ सकता है बच्चों। एसआईटी का पूरा नाम होता है सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। याद रखना, एसआईटी का पूरा नाम क्या होगा? सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। बच्चों पेट्रोल का अगर मैं पूछूं पेट्रोल का बताइए एसआईटी कितना है, पहले आपको पेट्रोल का याद करा देता हूं। तो याद रखना, पेट्रोल का जो एसआईटी होता है वो होता है 250 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी पेट्रोल हमारा 250 डिग्री सेंटीग्रेड फुस होगा। डीजल, अगर डीजल के एसआईटी की बात करते हैं कि डीजल कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे चलेगा, तो डीजल जलेगा तुम्हारा 210 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब सवाल ये आता है कि अगर हमने पेट्रोल इंजन में डीजल मिला दिया, डीजल इंजन में पेट्रोल मिला दिया, तो क्या होने वाला है? तो मेरे भाई जैसे कि मान लीजिए थोड़ी देर लिए कि ये हमारे पास पेट्रोल इंजन है और ये हमारा डीजल इंजन है। चलो भैया, मैंने कहा मेरे पास ये पेट्रोल इंजन है और अगर मुझे इस पेट्रोल इंजन में मैंने क्या मिला दिया? डीजल। तो बताइए क्या होगा? सेम उसी तरह से मेरे पास ये डीजल इंजन है और इस डीजल इंजन में बताइए मैंने क्या मिला दिया? सर इस डीजल इंजन में मैंने मिला दिया पेट्रोल। तो बताइए क्या होगा? तो चलो फिर पहले ऊपर वाला सवाल का आंसर देते हैं कि मान लीजिए हमने पेट्रोल इंजन में डीजल मिला दिया, मतलब आप सीधा सीधा ऐसा समझो कि आपकी बाइक थी, बाइक में पेट्रोल की जगह आपने डीजल मिला दिया, तो बताइए बाइक क्या होगी? तो बच्चों आपको पता है कि पेट्रोल का एसआईटी 250 है, यानी पेट्रोल हमारा 250 पे जलेगा। लेकिन जैसे ही आप डीजल मिला दोगे तो इसका मतलब ये होगा कि उसका एसआईटी 210 है। बच्चों देखो, सक्शन कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन में क्या होता है? अंदर का टेम्परेचर बढ़ता है। तो जब अंदर पेट्रोल यूज किया था तो पेट्रोल का टेम्परेचर, जलने का टेम्परेचर था 250, तो 250 पे स्पार्क प्लग स्पार्किंग का आएगा, जलेगा। लेकिन मेरे भाई जैसे ही आप डीजल भरोगे ना, सक्शन कॉम्प्रेशन, तो डीजल का एसआईटी 200 है, तो बच्चों 200 का टेम्परेचर वो तुरंत प्राप्त कर लेगा। और मेरे दोस्त होगा क्या कि डीजल में टीडीसी पर पहुंचने से पहले ही डीजल का एसआईटी उसको मिल जाएगा, और जब डीजल का एसआईटी उसको मिल जाएगा तो टीडीसी पर पहुंचने से पहले डीजल जल जाएगा, और डीजल जल जाएगा तो इंजन पिस्टन, ये पिस्टन टीडीसी पर ना आके वापस निकल जाएगा, वापस पीछे चला जाएगा, और वापस पीछे चला जाएगा। इसलिए इसका आंसर दिया जाता है कि जब पेट्रोल इंजन में डीजल डालोगे तो इंजन नॉट रनिंग, इंजन नहीं चलेगा, है ना? क्यों? क्योंकि जो डीजल होगा वो सर पहले ही जल जाएगा और इंजन पीछे चला जाएगा, पिस्टन पीछे चला जाएगा, और पिस्टन के पीछे चले जाने का मतलब हमारा इंजन चले रनिंग। और पूछा जाए कि क्यों नहीं रनिंग, तो कह देना क्योंकि भैया प्री इग्निशन की घटना हो जाएगी। कौन सी घटना हो जाएगी? प्री इग्निशन, प्री इग्निशन की घटना हो जाएगी, और इसी वजह से हमारा इंजन नहीं चलेगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आता कि डीजल इंजन में पेट्रोल मिला दिया जाए तो क्या होगा, तो मेरे भाई डीजल इंजन में पेट्रोल मिला दोगे तो सक्शन कॉम्प्रेशन, पेट्रोल कॉम्प्रेस हो जाएगा, और डीजल इंजन में कॉम्प्रेशन होने के बाद टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो वो केवल और केवल पेट्रोल का इंतजार करेगा, जल जाएगा। तो यहां पर पेट्रोल जलेगा, और पेट्रोल जलेगा, जलने के साथ इंजन चलेगा, है ना? लेकिन कैसे? नॉकिंग के साथ। तो आप कहेंगे इंजन विल रन, यानी याली कंडीशन में आपको बोलना होगा इंजन विल रन, यानी इंजन चलेगा, हरा। लेकिन कैसे चलेगा? तो आपको बताना है विद नॉकिंग, विद नॉकिंग, नॉकिंग के साथ हमारा इंजन चलेगा। इंजन विल रन विद नॉकिंग, विद नॉकिंग, है ना? तो बताइए इस सवाल का सही आंसर किसके साथ हो रहा है? यदि डीजल में पेट्रोल मिला दिया जाए तो क्या होने वाला है? तो इंजन विल रन विद नॉकिंग। डीजल इंजन में क्या मिला रहा है? पेट्रोल। कही है आंसर? हाँ, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही आंसर होगा, इंजन विल रन विद नॉकिंग, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आप लोग के एग्जाम में, एकदम रेडी रखिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। पेट्रोल इंजन में चोट लगाने पर इंजन को क्या मिलता है? अगर मान लो पेट्रोल इंजन में चोट लगा दिया जाए तो चोट लगाने पे क्या मिलता है? देखो भाई, जब हम लोग चोट वाल्व ओपन करते हैं, है ना, जैसे कि मान लीजिए पेट्रोल इंजन में चोट वाल्व आपने ओपन कर दिया, तो बच्चों चोट वाल्व ओपन करने का मतलब क्या होता है कि आपने एयर की मात्रा कम कर दी। मैं फिर से बता दूं, चोट वाल्व ओपन करने का मतलब आपने एयर की मात्रा कम कर दी, क्योंकि वो रास्ता बंद कर देता है। ठीक है, तो एयर की मात्रा कम कर दी, तो इसका अर्थ क्या हुआ? सर इसका अर्थ ये हुआ कि फ्यूल की मात्रा बढ़ा दी।
फ्यूल की मात्रा बढ़ा दी, एयर की मात्रा कम कर दी, तो बताइए मिक्सचर कैसा हो जाएगा? सर मिक्सचर हो जाएगा रिच। मिक्सचर कैसा हो जाएगा? रिच, है ना। तो बच्चों ये जो हमारा चोट है ना, चोट वाल्व सिर्फ एयर की मात्रा को कंट्रोल करता है, किसकी मात्रा को कंट्रोल करता है? एयर की मात्रा को कंट्रोल करता है ना, रखिएगा। तो अगर एयर कम हो जाती है तो उस मिलियन में, उस मिक्सचर में फ्यूल की मात्रा रिस्पेक्ट में बढ़ जाती है, और जब फ्यूल की मात्रा रिस्पेक्ट बढ़ जाती है तो मिक्सचर रिच हो जाता है। लेकिन कोई अगर ये कहे कि चोट वाल्व फ्यूल की मात्रा को बढ़ा देता, नहीं भाई, चोट वाल्व फ्यूल की मात्रा को बढ़ाता नहीं है, एक्चुअली में चोट वाल्व एयर की मात्रा को कम करता है ना। फिर होगा क्या? एयर की मात्रा कम हो रही तो मिक्सचर में ऑटोमेटिक फ्यूल बढ़ गया रेशियो में, है ना। लेकिन अगर चोट वाल्व आपने लगातार खोल रखा, तो लगातार खोले रखोगे तो एयर की मात्रा कम होगी, फ्यूल की मात्रा ज्यादा होगी। मेरे भाई इंजन जो है ना वो लगातार चलता रहेगा, लेकिन फ्यूल का लॉस होता रहेगा, ठीक है। जितना अच्छा मिलना चाहिए उतना नहीं। लेकिन सवाल ये नहीं था, सवाल ये था पेट्रोल इंजन में चोट लगाने पे इंजन को क्या मिलता है? तो कहना जैसे ही आप चोट खोलोगे एयर की मात्रा कम हो जाएगी, फ्यूल की मात्रा बढ़ जाएगी। तो बताइए मिक्सचर कैसा हो जाएगा? सर मिक्सचर हो जाएगा आपका रिच। अब यहां पर एक प्रश्न आता है, वो प्रश्न भी आप समझो कि सर आपने यहां पर जो मिक्सचर दिखाया है वो लीन और रिच दिखाया, इसका मतलब समझो। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एयर फ्यूल मिक्सचर, सर एयर फ्यूल मिक्सचर का अनुपात होता है 15:1। पेट्रोल इंजन के लिए बता रहा हूं मैं, तो पेट्रोल इंजन के लिए एयर की वैल्यू हमारी कितनी होनी चाहिए? 15, और फ्यूल की वैल्यू 1। बच्चों कई बार आपको समझना होगा कि किसको रिच कहना है, किसको लीन कहना है। देखो मैं फिर से बता दूं, रिच का मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास जो भी मिक्सचर है वो रिच है, तो रिच का मतलब होगा कि मिक्सचर कैसा है? गाढ़ा, है ना। और गाढ़ा ये दो ही कंडीशन में हो सकता है। पहली कंडीशन या तो फ्यूल की मात्रा ज्यादा हो रही हो, और या फिर दूसरी कंडीशन एयर की मात्रा कम हो रही हो। तो ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं रिच मिक्सचर। बच्चों दूसरा मिक्सचर जो होता है उसको बोलते हैं लीन मिक्सचर, है ना। सर लीन मिक्सचर का मतलब होता है कि मिक्सचर हमारा कैसा है? पतला। पतला कैसे हो सकता है? या तो फ्यूल की मात्रा कम हो रही हो तब हमारा मिक्सचर पतला हो जाएगा, और मेरे भाई या फिर एयर की मात्रा ज्यादा हो रही हो तो हमारा मिक्सचर कैसा हो जाएगा? पतला हो जाएगा। बच्चों आप लोगों को ये भी पहचानना आना चाहिए कि किसे रिच कहना, किसे लीन। जैसे कि मैंने एक एयर फुल रेशियो ये लिखा, दूसरा मैं यहां लिख रहा हूं। अब आपसे ये पूछा जाए कि ये दो एयर फुल रेशियो में लिखे हैं, आप बताओ इनमें से किसे आप रिच कहोगे, किसे लीन कहोगे? ऐसे क्वेश्चन आएगा, है ना। तो देखो जब भी कभी किसी को रिच और किसी को लीन कहना होता है ना मेरे भाई, तो हमेशा इस बात को याद रखना, किसी न किसी के सापेक्ष कहना होता है। जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मैं मुकेश अंबानी से गरीब हूं, लेकिन अगर मैं बात करूं, मैं यहां पर आपसे बात करूं तो हो सकता है मैं आपसे अमीर हूं। तो उसी तरीके से आप यहां देखो कि दोनों में एयर और फ्यूल का रेशियो दिया है, दोनों में फ्यूल 1:1 है, लेकिन एयर ऊपर 15 है, एयर नीचे 12 है। ऊपर एयर 15 है, नीचे एयर 12 है, ऊपर एयर ज्यादा है, इसीलिए ऊपर वाले मिक्सचर को हम लोग लीन कहेंगे, और नीचे वाले मिक्सचर में एयर कम है। एयर कम है तो नीचे वाला मिक्सचर कैसा होगा? रिच होगा, ठीक है। तो हम लोग या तो एयर की मात्रा से देख सकते हैं कि मिक्सचर रिच है कि लीन है, या फिर फ्यूल की मात्रा से देख सकते हैं कि मिक्सचर रिच है कि लीन है। तो ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर होगा। तो बच्चों अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 है, रेडिएटर ट्यूबों के निर्माण में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है? बच्चों जो रेडिएटर होता है ना, उसका काम क्या होता है? पानी को ठंडा करना हवा की वजह से, है ना। और याद रखना इन ट्यूबों में हम लोग कौन सी धातु इस्तेमाल करते हैं, तो कह देना हमें ताम्र यानी कॉपर का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि कॉपर ना ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है। कॉपर ऊष्मा का क्या होता है बच्चों? अच्छा सुचालक होता है। मुझे एक चीज बस थोड़ा देख लेने दीजिए। ठीक, चलो ठीक है। हम लोग कहां तक क्वेश्चन पहुंच रहे हैं? हम लोग पहुंच रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 तक, चलो 16 तक। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्या है, बोला जा रहा है कि आउटपुट वोल्टेज बढ़ाने के लिए बैटरी सेल को किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। मैं पहले बता दूं, आप लोग ऑटोमोबाइल में जो सेल यूज करते हो, सेल, मैं सेल की बात कर रहा हूं, तो ऑटोमोबाइल में जो सेल यूज किया जाता है वो 2 वोल्ट का होता है ना। लेकिन जब इसको बैटरी बनाना होता है तो हमें सीरीज में जोड़ना होता है। जैसे कि मुझे 12 वोल्ट की बैटरी बनानी है, क्या बनानी है? तो कह देना मुझे 12 वोल्ट की बैटरी बनानी है। तो बताइए 12 वोल्ट की बैटरी कैसे बनेगी? तो कहना 12 वोल्ट की बैटरी बनाने के लिए 6 सेल को सीरीज में जोड़ना होगा। जब 6 सेल को आप सीरीज में जोड़ोगे तो ध्यान रखिएगा 6 दूनी 12,
तब हमारे पास कह सकते हैं कितने वोल्ट की बैटरी बन जाएगी सर 12 वोल्ट की बन जाएगी। तो 6 से सेल को सीरीज में जोड़ना होगा। ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा, सी वाला उत्तर होगा सर, सीरीज में जोड़ना होगा। और तो उत्तर ही नहीं है। नेक्स्ट आइए, पिस्टन का कौन सा हिस्सा उच्च दाब और उच्च तापमान सहता है, इनमें से बताइए वो कौन सा हिस्सा है जो उच्च दाब और उच्च तापमान सहता है। मेरे भाई याद रखिएगा पिस्टन का, इन्होंने किसका बोला, पिस्टन का बोला है ना। तो पिस्टन में एक पार्ट लगाया जाता है बच्चों, उस पार्ट को बोलते हैं हम लोग पिस्टन या क्राउन हेड, पिस्टन क्राउन बोलते हैं ना बच्चों। ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, इस ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं पिस्टन क्राउन। और याद रखना ये जो पिस्टन क्राउन है ना, जब ये इंजन के अंदर ईंधन जलता है ना, तो सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ये पिस्टन क्राउन ही होता है ना, पिस्टन क्राउन। पिस्टन क्राउन का कई बार शेप पूछा जाता है, तो कह देना पिस्टन क्राउन का शेप होता है कॉन्वेक्स शेप। कैसा होता है सर, कॉन्वेक्स शेप होता है पिस्टन क्राउन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। बाकी वाल्व, पहली बात तो वाल्व पिस्टन का हिस्सा ही नहीं है, रिंग नीचे साइड होती है। ये जो स्ट्रेट होता है ये भी पिस्टन का नीचे वाला हिस्सा होता है, ये इनमें हाई प्रेशर आ ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर सी होगा पिस्टन क्राउन। नेक्स्ट आइए 19 नंबर है, ए 2 स्ट्रोक इंजन है या पोर्ट। 2 स्ट्रोक इंजन में बताइए पोर्ट कहां बनाए जाते हैं। मैंने बता रखा है 4 स्ट्रोक इंजन में वाल्व होते हैं, 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट होते हैं। पोर्ट जो बनाए जाते हैं वो सिलेंडर की दीवालों में बनाए जाते हैं, सिलेंडर्स वॉल। तो सिलेंडर की दीवारें, ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा, डी वाला उत्तर होगा, सिलेंडर की दीवालों में पोर्ट्स बनाए जाते हैं। बाकी ट्रेन केस, पिस्टन, ये सब गलत आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही आंसर होगा। इंजन वाल्व किसके द्वारा बंद और खोले जाते हैं बच्चों। इंजन वाल्व को खोलने और बंद करने के लिए हमारे पास एक मैकेनिज्म होती है, डेट इज कॉल्ड वाल्व टाइमिंग मैकेनिज्म, है ना। क्या होती है तो कह देना वाल्व टाइमिंग मैकेनिज्म होती है। और मैं आपको बता दूं ये जो वाल्व टाइमिंग मैकेनिज्म है, इसकी मदद से ही इंजन के वाल्व खोले और बंद किए जाते हैं। तो बच्चों इस मैकेनिज्म को चलाता कौन है बच्चों, इस मैकेनिज्म को चलाता है हमारा कैम शाफ्ट। ध्यान रखना, इस मैकेनिज्म को चलाने का काम किसका है सर, कैम शाफ्ट का है ना। आपको लगेगा कि ये कैम शाफ्ट कहां से आया, तो पिछले वाले लेक्चर देखिए, पिछले वाले लेक्चर में मैंने इसका पूरा डिटेल आपको बताया है ना। तो कैम शाफ्ट की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि इंजन वाल्व को ऑपरेट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आइए बच्चों, अगला सवाल है स्प्रिंग वाशर का उपयोग, स्प्रिंग वाशर का उपयोग नट के नीचे किया जाता है बच्चों। जो वाशर लगाए जाते हैं ना, वाशर देखो नट के नीचे वाशर लगाया जाता है ना, तो बच्चों नट और बोल्ट के बीच में जो वाशर लगाया जाता है उसका मेन काम यही होता है कि वो नट को टाइट करके रखे। तो नट को टाइट करने का काम ये वाशर का होता है। तो पहला आंसर है बोल्ट को नुकसान, चूड़ी को नुकसान, नहीं, इसका सही आंसर जाएगा कंपन के कारण नट का ढीला होना और बंधन। सर इससे बचाना होता है, नट को ढीला होने से बचाता कौन है सर, वाशर बचाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए, डायल गेज साधारणता किस सीमा में मापा जाता है। जैसे कि यहां पर देखो डायल गेज दिखाया गया है। डायल गेज में कौन सी मैकेनिज्म का इस्तेमाल होता है, मैकेनिज्म बहुत पूछी जाती है डायल गेज में, तो कह देना रैट एंड पिनियन। रैट एंड पिनियन मैकेनिज्म का इस्तेमाल हमारा किसमें होता है सर, डायल गेज में होता है। बच्चों डायल गेज में ध्यान रखिएगा, डायल गेज की ध्यान रखना जो सीमा होती है ना मापने की, इस पॉइंटर से सीमा मापी जाती है, तो वो 0.2 mm से 300 mm के बीच में होती है डायल गेज की। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए, इंजन कूलिंग सिस्टम में रेडिएटर किस सिद्धांत पे काम करता है। रेडिएटर मैंने समझाया बच्चों, जो रेडिएटर का सिद्धांत होता है वो क्या होता है कि रेडिएटर का काम होता है कि जो हमारे पास हवा बह रही है ना उससे जो ठंडा कर देता है, गर्म पानी को बड़े क्षेत्र में फैलाए, यही सही आंसर हो सकता है। पानी के लिए जलाशय के रूप में काम करता है, नहीं जलाशय थोड़ी ना करता है, गलत है। संवहन धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का प्रभाव, नहीं गलत है। गर्म सतह पर बहने पर हवा की गति को बढ़ाएं, इंक्रीज द एयर स्पीड, नहीं एयर स्पीड का काम रेडिएटर का है ही नहीं। इंक्रीज द एयर स्पीड, जब ये वर्ड लिखा गया ना इंक्रीज द एयर स्पीड, हवा की स्पीड बढ़ाना, तो बच्चों ये काम होता है पंखे का, रेडिएटर का थोड़ी ना होता है। रेडिएटर का मेन काम क्या होता है कि जो भी इंजन में आने वाला पानी है उसको छोटी छोटी पाइपलाइन से उसका एरिया बढ़ा सके। क्योंकि होता क्या है कि जब हम किसी भी द्रव का एरिया बढ़ा देते हैं ऑटोमेटिक वो द्रव ठंडा हो जाता है। गर्म चावल खाइए, अगर बहुत ज्यादा गर्म है तो उस चावल को ऐसे फैला दीजिए, ठंडा हो जाएगा। तो मेरे भाई एरिया को बढ़ाना, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। रेडिएटर का मेन फंक्शन ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आइए,
नरम सोल्डर की संरचना में पाए जाने वाले सीसे का परसेंटेज बोला जा रहा है। अरा बच्चों याद रखना, एक परसेंटेज याद कर लो 63-37। बच्चों 63-37 में ध्यान रखना, जो SN होता है वो 63% होता है। अरा मैं सोल्डर की बात कर रहा हूं, तो ये एक ऐसा सोल्डर होता है जिसमें SN 63% और लेड 37%। बच्चों याद रखना, ये जो सोल्डर है ना, इस परसेंटेज वाला सोल्डर, ये एक ऐसा सोल्डर होता है जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर सबसे लो होता है ना। तो कोई पूछे कि सबसे लो मेल्टिंग टेम्परेचर वाला सोल्डर कौन सा होता है, तो यही बच्चों सोल्डर होता है जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर सबसे लो होता है 183 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। इसमें SN की वैल्यू 63% और लेड की वैल्यू 37%। तो इन्होंने लेड की वैल्यू पूछी है, तो लेड का आंसर पता है किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, 37% के साथ। नेक्स्ट आइए बच्चों, बोला जा रहा है स्ट्राइबर का उपयोग क्या है ना। स्ट्राइबर एक छोटा सा पंच होता है, कुछ नहीं होता है, एक पॉइंट है, परमानेंट मार्किंग टूल होता है स्ट्राइबर। इसका मेन काम क्या होता है सर, इसका मेन काम होता है मार्किंग लाइंस बनाना, है ना। ये एक तरह का मार्किंग टूल है, समाप्त करना, पंचिंग नहीं करता, डिलीट नहीं करता, मार्किंग लाइन आप बना सकते हो, मार्किंग टूल होता है ये आपका, है ना। बच्चों इसका जो है पॉइंट एंगल बहुत पूछा जाता है, स्ट्राइबर का पॉइंट एंगल 12 डिग्री से लेके 15 डिग्री के बीच होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए, इनमें से कौन तेली फर्श को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है, बताइए इनमें से कौन तेली फर्श को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है। बच्चों याद रखना, जितनी भी हमारा तेली फर्श होती है ना, तो उसको अगर हमें साफ करना है ना, तो हम लोग कभी भी साबुन का इस्तेमाल नहीं करते। बच्चों साबुन से अच्छा होता है कि आप बालू का इस्तेमाल कीजिए, मिट्टी का इस्तेमाल कीजिए, रेती का इस्तेमाल कीजिए, है ना। तो बालू हो गया, मिट्टी हो गया, बच्चों इनका धूल हो गया, ठीक है। तो तेल की सतह को साफ करने के लिए राख हो गया, इनके इस्तेमाल से ध्यान रखना हमेशा तेली सतह साफ होती है। तो पानी डालकर, है ना, रुई से नहीं, ब्लीचिंग पाउडर नहीं, धूल डालकर, ये एकदम सही है। बच्चों इस सवाल का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, तेली सतह को साफ करने का सबसे बढ़िया तरीका ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट आइए, दोपहिया वाहनों में किस प्रकार का क्लच का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब क्लच की बात आती है तो हम लोग कौन से क्लच का इस्तेमाल कहां करते हैं, सुनिए। देखो मल्टीप्लेट क्लच का इस्तेमाल करते हैं हम लोग अपने बाइक में। तो बाइक में हो गया, जितने भी हमारे 2 व्हीलर्स होते हैं, है ना, उनमें ध्यान रखना हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, मल्टीप्लेट क्लच का। लेकिन सिंगल प्लेट क्लच की बात करते हैं तो इसका इस्तेमाल हम लोग कार में करते हैं। बच्चों सेंट्रीफ्यूगल क्लच, इसका इस्तेमाल हम लोग मोपेड में करते हैं। देखो ज्यादातर बाइक में मल्टीप्लेट क्लच यूज होता है, लेकिन जो मोपेड आता है ना, विप्की लूना, उसमें सेंट्रीफ्यूगल होता है। कार में सिंगल प्लेट होता है। अब आपके मन में आएगा कि कार में तो हमें ज्यादा पावर चाहिए, मैंने कहा बिल्कुल, तो सिंगल प्लेट क्यों। बच्चों कार में एरिया ज्यादा होता है और बड़ा एरिया रखकर हम सिंगल प्लेट से ही काम चला लेते हैं, लेकिन बाइक में एरिया कम होता है, इसीलिए हमें वो पावर पाने के लिए एक नहीं कई सारे छोटे छोटे क्लच यूज करने होते हैं। तो बाइक में हमेशा अपना मल्टीप्लेट क्लच का इस्तेमाल होता है। सवाल में दोपहिया वाहन पूछा गया है और दोपहिया वाहन में सबसे ज्यादा संख्या मार्केट में किसकी है, बाइक की है, इसलिए इसका आंसर मल्टीप्लेट क्लच के साथ जाएगा। नेक्स्ट आइए, धातु सीट में किस तरह के हथौड़े का काम लिया जाता है। बच्चों आप कभी सीट मेटल वर्कशॉप में जाइए, है ना, तो जो हमारी सीट मेटल वर्कशॉप होती है, अगर कोई पूछे कि उसमें बताइए किस तरह के हैमर का प्रयोग किया जाता है, तो कहना वहां लकड़ी का हैमर होता है और लकड़ी के हैमर को हम मैलेट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं सर, मैलेट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही आंसर जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आइए, इंजन शुरू करते समय स्टार्टर मोटर पिनियन के साथ संलग्न होती है। इन्होंने बोला है कि जब आप इंजन शुरू करते हैं तो स्टार्टर मोटर पिनियन के साथ संलग्न होता है। पहला आंसर है इंजन क्रैंकशाफ्ट, दूसरा है डिफरेंशियल गियर, तीसरा है फ्लाई व्हील रिंग गियर, गियर बॉक्स। बच्चों इस सवाल का सही आंसर जाएगा इंजन क्रैंकशाफ्ट। बच्चों जो स्टार्टर मोटर है वो क्रैंकशाफ्ट से ही तो संबंधित होगी और क्रैंकशाफ्ट के बाद ही पावर आगे बढ़ पाएगी। फ्लाई व्हील में पावर क्रैंकशाफ्ट के बाद ही आती है, डिफरेंशियल गियर में पावर फ्लाई व्हील या क्रैंकशाफ्ट के बाद में आती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला उत्तर होगा। नेक्स्ट आइए बच्चों, बोला जा रहा है कि लेड पेरोक्साइड, बच्चों लेड पेरोक्साइड का बताइए फॉर्मूला क्या है। एक्चुअली में इसलिए पूछा गया है क्योंकि बहुत पहले पेट्रोल में हम लोग TEL मिलाते थे। क्या मिलाते थे, TEL मिलाते थे। TEL का पूरा नाम क्या था, तो कहना TEL का पूरा नाम था टेट्रा एथिल लेड, टेट्रा एथिल लेड।
होता क्या है कि पेट्रोल इंजन में अपस्फोटन को कम करने के लिए पहले TEL मिलाते थे, लेकिन इसमें बच्चों जो लेड है ना, वो लेड ऑक्सीजन के साथ मिलकर लेड पेरोक्साइड बना लेता है, और लेड पेरोक्साइड हमारी आंखों को बड़ा नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए अब हम लोगों ने पेट्रोल में टेट्रा एथिलेट को मिलाना बंद कर दिया है अपस्फोटन के लिए। लेकिन फिर भी अभी देखो बहुत सारे पेट्रोल पंप में लिखा हुआ रहता है ना कि पेट्रोल है, लेकिन कैसा पेट्रोल है? शीशा रहित पेट्रोल है। अरे तो लेड पेरोक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, PbO2 के साथ। ठीक है, चलो आ रही है। जब ईंधन लाइनर में एयर लॉक हो जाती है तो यह क्या होता है? बच्चों याद रखिएगा, जब भी कभी आपके ईंधन लाइनर में एयर फंस जाती है तो इंजन हमारा हमेशा देर से स्टार्ट होगा, कई बार स्टार्ट होता भी नहीं है ना, क्योंकि वो प्रेशर ही क्रिएट नहीं हो पाता। बात समझो, तो एयर लॉक हो जाने पर हमेशा इंजन या तो देर से स्टार्ट होगा या फिर स्टार्ट नहीं होगा, यही आंसर होगा। तो पहला लिखा है इंजन की गति असमान हो जाएगी, गलत है ना। डिलीवरी और फ्यूल पंप गलत। लेट स्टार्टिंग, ये देखिए इंजन का देर से शुरू होना, ये सही है। तो इंजन एयर लॉक में, मतलब सॉरी लाइनर में, तो इंजन का जो लाइनर होता है उसमें अगर एयर लॉक हो जाती है तो इंजन हमेशा देर से शुरू होता है। बच्चों इस एयर को निकालने की एक विधि भी होती है और उस विधि का नाम होता है प्राइमिंग। तो याद रखना, जब भी कभी आपके इंजन में एयर लॉक हो जाती है तो एयर को निकालना होगा। अगर एयर को आपने नहीं निकाला तो कभी भी वैक्यूम क्रिएट नहीं हो पाएगा अंदर। और एयर को बाहर निकालना बताइए कौन सी विधि कहलाता है? तो सर उसको बोलते हैं प्राइमिंग। अरे एयर को बाहर निकालना, एयर को बाहर निकालना, वो बताइए किस नाम से जाना जाएगा? सर उसको बोले जाएगा प्राइमिंग के नाम से। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए, बैटरी में प्रयोग हुए सल्फ्यूरिक अम्ल और जल के मिश्रण को बताइए क्या बोलते हैं? बैटरी में आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड प्रयोग किया जाता है, और याद रखना जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है जिसको आप बोलते हैं H2SO4, और अगर पानी ले लेते हैं तो इन दोनों का जो मिश्रण होता है ना सर, इनका मिश्रण ना आयंस बना देता है। क्या बना देता है? आयंस। जैसे कि आप देखो सर SO4 माइनस माइनस आयन बन जाएगा, अरे आपका H प्लस बन जाएगा। और बच्चों ये जब आयन बनते हैं ना तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, वैद्युत अपघट्ट। ठीक है, तो वैद्युत अपघट्ट क्या होता है कि जब भी कभी कोई पदार्थ पानी में घुलकर अपने आयंस में टूट जाता है मेरे दोस्त, तब हम उसको वैद्युत अपघट्ट बोलते हैं, है ना, इलेक्ट्रोलाइट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आइए 33, कार्बोरेटर का बताइए प्रयोग क्या है? इनमें से बोला जा रहा है कि बताइए कौन कार्बोरेटर का प्रयोग है। सर पहला लिखा हुआ है पेट्रोल को महीन कणों में विभाजित करके हवा में मिलाकर गैस बनाना, एकदम सही। होता क्या है कि कार्बोरेटर का मेन काम यही भी है कि पेट्रोल को पहले वेपराइज करके गैस बनाकर हवा में मिलाना कार्बोरेटर का काम है। फिर उचित अनुपात में इंजन को भेजना, यह भी कार्बोरेटर का काम है। बच्चों कार्बोरेटर क्या काम करता है? एयर और फ्यूल का कैसा मिक्सचर तैयार करता है? तो कह देना एयर और फ्यूल का वो तैयार करता है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर तैयार करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। तो बच्चों ये दोनों काम हमारे कह सकते हो किसके हैं? सर ये दोनों काम हमारे कार्बोरेटर के हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बच्चों अगला सवाल देखो क्या बोला जा रहा है। ढलवा लोहा की मशीनिंग करते समय किस तरह के कूलेंट का प्रयोग करते हैं? सर कास्ट आयरन की मशीनिंग करते समय बोला जा रहा है। याद रखना कास्ट आयरन की जब भी कभी मशीनिंग करेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ ड्राई एयर ही प्रयोग करनी, उसके अलावा कुछ नहीं। कैरोसिन, सर ये ध्यान रखना जब एल्यूमिनियम की मशीनिंग करते हैं तो कैरोसिन का इस्तेमाल करते हैं। और ऑयल तो ज्यादातर हम लोग उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, स्टेनलेस स्टील या स्टील के लिए। फिलहाल इन्होंने ढलवा लोहा जो पूछा है तो ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला उत्तर हो जाएगा, ड्राई एयर के साथ। कूलेंट की बात कर रहा है। कार्बोरेटर में वेंचुरी का क्या काम है ना बच्चों? कार्बोरेटर मैंने आपको पढ़ा रखा है, और कार्बोरेटर में क्या होता है कि वेंचुरी एक मिनिमम एरिया होता है। वेंचुरी क्या होता है? सर ये एक मिनिमम एरिया होता है ऐसे। तो बच्चों वेंचुरी का मेन काम क्या होता है कि ये एरिया को घटाकर वैक्यूम क्रिएट करता है, निर्वात क्रिएट करता है। और निर्वात क्रिएट करने में क्या होता है कि जो भी हमारे पास फ्यूल आने वाला है वो फ्यूल ऑटोमेटिक वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये करना जरूरी है ना। तो क्या लिखा हुआ है? ये मिनिमम एरिया करता है। सवाल लिखा है हवा जाने वाले मार्ग को चौड़ा करता है, गलत। हवा जाने वाले मार्ग को सकड़ा करता है। बंद करना गलत है, संकीर्ण करना एकदम सही है। मतलब हवा का जो मार्ग होता है उसको संकीर्ण कर देता है हमारा वेंचुरी। ये जो मिनिमम एरिया मिलता है दोस्त मेरे, इसी मिनिमम एरिया को हम क्या नाम से जानते हैं? वेंचुरी। ठीक है, वेंचुरी इफेक्ट। नेक्स्ट आइए, चोट वाल्व
मिश्रण में नियंत्रित करता है। बच्चों इन्होंने बोला है कि चोट वाल्व बताइए मिश्रण में इसको किसको नियंत्रित करता है। तो हमेशा इस बात को याद रखना, जो हमारा चोट वाल्व होता है वो मेन नियंत्रित करता है हवा को, पेट्रोल को नहीं करता। मैंने पहले भी कहा था पेट्रोल को नहीं करता, बहुत सारे लोग को कंफ्यूजन होती है। वो सिर्फ और सिर्फ किसे नियंत्रित करता है, हवा को। पूरी डिटेल मैंने आपको बता रखी है क्या होता है ना। नेक्स्ट आइए बच्चों, 7 नंबर क्वेश्चन है, छोटे गियर को बड़े गियर द्वारा चलाने पर बड़े गियर की चाल छोटे गियर की अपेक्षा क्या होती है। अरे भाई, एक हमारे पास बड़ा गियर है, इसको आपने 1 गियर बोला, एक छोटा गियर है, इसको आपने 2 गियर बोला। आप मुझे बताओ आरपीएम के मामले में कौन ज्यादा होगा। तो कह देना बड़े वाले गियर का बच्चों आरपीएम कम होगा और छोटे वाले गियर का आरपीएम ज्यादा होगा। तो इन्होंने बड़े वाले गियर का पूछा है कि बड़े वाले गियर का बताइए क्या होगा। बड़े गियर की चाल छोटे गियर की अपेक्षा क्या होगी, लो होगी। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही आंसर है। नेक्स्ट आइए अगला बताइए बच्चों, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस गियर की परिधि पर एक विशेष कोण पे दांते काटे जाते हैं, है ना। बच्चों जब भी कभी आपके सामने ऐसे कोई गियर है और आपको इस गियर की परिधि पर एक एंगुलर तीत काटना है ना, तो जब भी कभी इस तरह से दांते काटे जाते हैं ना बच्चों, तो बताइए इसको किस नाम से जाना जाता है। सर इस अल्फा को बोलते हैं हम लोग हेलिक्स एंगल। सर इस अल्फा को बोला जाता है हेलिक्स एंगल, याद रखिएगा हेलिक्स एंगल। और ये हेलिक्स एंगल हमारे सिंगल हेलिकल गियर में भी होते हैं, डबल हेलिकल गियर में भी होते हैं। तो इन दोनों में हम लोग हेलिक्स एंगल काट सकते हैं, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला उत्तर जाएगा, बोथ। हाँ, डबल हेलिकल गियर को एक और नाम से भी जाना जाता है बच्चों। जो हमारा डबल हेलिकल गियर होता है इसी को हम लोग हेरिड बोन गियर भी कहते हैं। क्या बोला जाता है सर, इसको बोला जाता है हेरिड बोन गियर। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, लेकिन मैंने बस बताया है कि उसको हेरिड बोन गियर कहते हैं। नेक्स्ट आइए 39, क्या होगा जब इंजन स्टार्ट होने के बाद भी चोट वाल्व बंद ना किया जाए। इन्होंने बोला है कि क्या होगा जब इंजन स्टार्ट होने के बाद भी चोट वाल्व ना बंद किया जाए। तो मेरे भाई अगर तुमने चोट वाल्व बंद नहीं किया तो एयर कम आएगा, फ्यूल ज्यादा जाएगा। अब फ्यूल ज्यादा जाएगा तो फ्यूल की ज्यादा खपत भी होगी, है ना। तो इंजन गर्म हो जाएगा, इंजन बंद होगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। चोट वाल्व खराब हो जाएगा गलत, पेट्रोल ज्यादा खर्च होगा, पेट्रोल ज्यादा खर्च होगा। ऑप्शन नंबर सी ये सवाल का सही आंसर होगा। नेक्स्ट आइए, हेरिड बोन गियर का प्रेशर एंगल कितना होता है। बच्चों हर एक गियर में अपना अपना एक प्रेशर एंगल होता है और प्रॉपर प्रेशर एंगल की परिभाषा भी होती है। अगर आपको सिर्फ याद करना है, याद कर लीजिए। हालांकि इन्होंने प्रेशर एंगल पूछा तो मुझे तो बताना है। अगर आपको परिभाषा याद करनी है तो मैं बता देता हूं कि किसी भी प्रेशर एंगल की परिभाषा, गियर में प्रेशर एंगल की परिभाषा होती है कि नॉर्मल टेंजेंट ना बोलो, कॉमन टेंजेंट बोलो, ठीक है। कॉमन टेंजेंट और कॉमन नॉर्मल इनके बीच, कॉमन नॉर्मल के बीच खींचा गया कोण, ध्यान रखिएगा। कॉमन टेंजेंट और कॉमन नॉर्मल के बीच खींचा गया कोण हमारा प्रेशर एंगल होता है। बच्चों ध्यान रखना, गियर का प्रेशर एंगल फाई से डिनोट किया जाता है। बच्चों वैसे गियर का जो प्रेशर एंगल रखते हैं हम लोग वो 14.5 डिग्री भी रखा जाता है और याद रखना 20 डिग्री भी रखा जाता है। हालांकि इन्होंने जो लिखा है ना 14.5 से 20, ये थोड़ा गलत लिखा है। 14.5 से 20 नहीं होता, 14.5 होता है या 20.5 होता है। लेकिन फिर भी हम लोग इसकी भावना का सत्कार करेंगे और ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। बोलो भाई, बात सब तो क्लियर है। टेक्निकल ना कई बार ना किताबों में गलत भी मिलता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखिए, सेंटर पंच का प्रयोग किसमें करते हैं। बच्चों सेंटर पंच, आपको पता है कि सेंटर पंच में जब एंगल पूछा जाता है तो उसका जो कटिंग एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो लिखा है बेस प्लेटों पे ड्रिल करने के लिए गलत, कटिंग करने के लिए गलत। बच्चों सेंटर पंच का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ हम मार्किंग करने के लिए कर सकते हैं। पंच का मतलब ये कोई ड्रिलिंग विलिंग नहीं करता, पंचिंग नहीं करता है, मैं पहले बता दूं, ये सिर्फ मार्किंग टूल है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए 42, इनमें से कौन सा फिल्टर इनटेक मैनीफोल्ड पे लगाया जाता है। आप मुझे बताओ इनमें से वो कौन सा फिल्टर है जो इनटेक मैनीफोल्ड पर लगाया जाता है। देखो साफ साफ पता चल रहा है इनटेक मैनीफोल्ड। सर इनटेक मैनीफोल्ड से बताओ क्या अंदर आएगा। सर इनटेक मैनीफोल्ड से एयर ही तो अंदर आती है मेरे भाई, बताइए इनटेक मैनीफोल्ड से क्या अंदर आती है, एयर।
है ना। तुमने जो ऑयल कहा है, तुमने जो फ्यूल कहा है, नहीं, आंसर इसका जाएगा एयर फिल्टर के साथ। एयर फिल्टर लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने एयर फिल्टर नहीं लगाया मेरे भाई, ठीक है, तो फिर जो है दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत किस चीज की होगी? दिक्कत ये होगी कि बाहर से आने वाला धूल वूल अगर आपके इंजन में आ गया तो हमेशा वो किसी ना किसी तरह की एयर क्रिएट कर देगा, फिर से आपको इंजन की प्राइमिंग करानी पड़ेगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी एयर फिल्टर होगा, जो कि हमारा लगाया जाएगा इनलेट मैनिफोल्ड पे। अगला देखिए, कार्बोरेटर को लगाया जाता है। अब आप बताओ कार्बोरेटर का मेन काम क्या होता है? सर कार्बोरेटर का मेन काम होता है एयर और फ्यूल का होमोजीनियस मिक्सचर इंजन में भेजना। तो इंजन में भेजना है तो हमें कार्बोरेटर कहां लगाना पड़ेगा? इनलेट मैनिफोल्ड पे लगाना होगा। कहां लगाना होगा? इनलेट मैनिफोल्ड पे लगाना होगा कार्बोरेटर। फ्यूल टैंक में क्यों कार्बोरेटर लगाएंगे? सोचते देखिए, फ्यूल पंप में नहीं सर, ये सब गलत है। फिलहाल इस सवाल का सही आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी वाला उत्तर होगा। नेक्स्ट, किस बेरिंग में बेरिंग शाफ्ट के अक्ष के लंबवत लगाई जाती है? किस बेरिंग में बेरिंग शाफ्ट अक्ष के लंबवत लगाई जाती है? पहला आंसर है थ्रस्ट बेरिंग, फोर्थ स्टेप बेरिंग। किस बेरिंग में बेरिंग शाफ्ट अक्ष के लंबवत लगाई जाती है? हरा, शाफ्ट अक्ष के लंबवत लगाई जाती है। एक होता है पैरेलल लगाना और एक होता है लंबवत लगाना। तो शाफ्ट अक्ष, अरे फोर्थ स्टेप बेरिंग है भाई। फोर्थ स्टेप बेरिंग देखो कैसी होती है, मैं बताऊं सर। फोर्थ स्टेप बेरिंग में एक शाफ्ट ऐसी हो रही है ना, ये हमारी शाफ्ट हो रही ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे। और बच्चों इसमें जो बेरिंग लगाई जाती है वो कुछ ऐसे लगाई जाती है, ऐसे ऐसे। देखो ऐसे तो बेरिंग होती है ना इसमें। तो सवाल ये था कि इनमें से बताओ कौन सी बेरिंग है जो शाफ्ट अक्ष के लंबवत लगाई जाती है? तो शाफ्ट अक्ष ये रही और ये रही फोर्थ स्टेप बेरिंग। तो मेरे भाई इनके बीच का ये एंगल कितना है? तो कह देना ये एंगल हमारा 90 है। अरे तो कौन सी ऐसी बेरिंग है जो शाफ्ट अक्ष के लंबवत लगाई जाती है? दैट इज कॉल्ड फोर्थ स्टेप बेरिंग। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि फोर्थ स्टेप बेरिंग में शाफ्ट कैसी होती है? तो कह देना फोर्थ स्टेप बेरिंग में बच्चों जो शाफ्ट होती है दोस्त मेरे, वो वर्टिकल होती है। कैसी होती है सर? वर्टिकल होती है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल था ये भी। नेक्स्ट आइए, अगला सवाल देखिए। और आप लोगों को बता दी जनरल बेरिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। सर जनरल बेरिंग क्या होती है? जनरल बेरिंग का मतलब ये होता है जैसे कि मान लीजिए हमारी शाफ्ट है ऐसे, ये हमारी शाफ्ट है, अरा, और जब ऐसी हम लोग एक बेरिंग लगाते हैं तो बच्चों इसको बोलते हैं जनरल बेरिंग, ध्यान रखना। और जितना हिस्सा शाफ्ट का जितना हिस्सा बेरिंग के अंदर होता है, ये हिस्सा बच्चों इसको हम जनरल के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जाना जाता है सर? इसको बोला जाता है जनरल। अरा, शाफ्ट का वह हिस्सा जो बेरिंग के अंदर होता है दैट इज कॉल्ड जनरल, ठीक है। हालांकि इसका आंसर 40। अब इसमें देखो शाफ्ट एक्सिस ये, बेरिंग ऐसी, तो ये दोनों पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर नहीं है। नेक्स्ट आइए, आइडलर गियर क्या होते हैं? बच्चों आइडलर गियर हम लोग गियर ड्राइव में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा पहला गियर हो गया और ये लास्ट गियर हो गया। मतलब एक गियर हमारा ड्राइवर है, दूसरा गियर ड्रिवन है। तो इनके बीच में हम लोगों को कई सारे छोटे छोटे गियर लगाने पड़ सकते हैं। कई बार हम लोग इनको माध्यमिक गियर भी बोलते हैं और कई बार हम लोग इनको आइडलर गियर भी बोलते हैं। एक्चुअली में इसका जो इस्तेमाल होता है ना, वो एक तो इनकी बीच की दूरी को सेट करने में होता है, पहला और लास्ट वाले गियर। दूसरा इनकी डायरेक्शन सेट करने में होता है। तो दिशा परिवर्तन के लिए भी करते हैं और दूरी। अब देखो चाल बढ़ाना, चाल समान रखना, ये सब गलत है बच्चों। इस सवाल का सही आंसर जाएगा चेंज डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज करने के लिए कर सकते हैं। होता क्या है कि इनकी संख्या डिसाइड करती है कि पहले और लास्ट वाले गियर की डायरेक्शन सेम होगी कि अपोजिट होगी, है ना। नेक्स्ट आइए अगला, कार्बोरेटर का मुख्य भाग इनमें से कौन है? कार्बोरेटर मैंने आपको पूरा पढ़ा रखा है, आपको बताना है कार्बोरेटर का इनमें से कौन सा मुख्य भाग है। तो बच्चों कार्बोरेटर में मैंने आपको फ्लोट चैम्बर भी पढ़ाया था, बिल्कुल एकदम सही है। चोट वाल्व भी कार्बोरेटर का हिस्सा होता है, थ्रॉटल वाल्व भी होता है। आप बताओ इनमें से क्या कोई हिस्सा कार्बोरेटर में नहीं था? इसीलिए इस सवाल का जो सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी वाला उत्तर जाएगा, ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट आइए, ऑटोमोबाइल बैटरी की क्षमता किस पर निर्भर करती है? बच्चों याद रखना, जो हमारी ऑटोमोबाइल में बैटरी होती है ना, उसकी जो क्षमता होती है, किसी भी बैटरी की क्षमता, वो एक तो नंबर ऑफ प्लेट्स पे निर्भर करती है कि नंबर ऑफ प्लेट्स कितनी है, दूसरा इनकी संख्या कितनी है। तो नंबर ऑफ प्लेट और उनकी संख्या पे ध्यान रखना निर्भर करती है ऑटोमोबाइल बैटरी की क्षमता, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जाएगा? डी वाला उत्तर होगा। नेक्स्ट आइए बच्चों, अगला सवाल लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 48, ठंडे इंजन को अधिक पेट्रोल की आवश्यकता होने पर
जरूर बोला जा रहा है ना, ठंडे इंजन को अधिक पेट्रोल की आवश्यकता होने पर हम लोग किस प्रकार का सर्किट इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए इंजन तुम्हारा ठंडा हो गया और तुम ये चाहते हो कि हमारे पास पेट्रोल अधिक हो, तो हम लोग सर्किट का इस्तेमाल करते हैं, चोट वाल्व का इस्तेमाल करते हैं। चोट वाल्व क्या काम करता है, एयर की मात्रा को कम करता है, जिसकी वजह से पेट्रोल की मात्रा ऑटोमेटिक हमारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 49 कि टीली निकालने के लिए हम किस तरह का हैमर काम करते हैं। बच्चों जैसे कि आप बढ़ई में देखिए तो बढ़ई ड्री में कई सारी जगह पे टीली लगी होती है, तो उन टीली को निकालने के लिए हम किस तरह के हैमर का इस्तेमाल करते हैं, तो वो हैमर होता है क्ला हैमर। बच्चों क्ला हैमर में एक तरफ जो है 2 पॉइंट बने होते हैं, उसमें टीली को फंसाकर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्ला हैमर की मदद से हम लोग टीली निकाल सकते हैं। अगला सवाल बच्चों अगला है, ग्राइंडिंग व्हील में समानता प्रमुख निर्मित अपघर्षक इनमें से कौन है। ग्राइंडिंग व्हील में बहुत सारे मैंने आपको अपघर्षक बताए हैं, जैसे कि ग्राइंडिंग में हम लोग डायमंड का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, कोरंडम का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ये सारे के सारे अपघर्षक जो है वो हम लोग ग्राइंडिंग व्हील में इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा, डी वाला उत्तर होगा। नेक्स्ट आइए अगला। बच्चों अगला सवाल लिखा है, सुपर चार्जिंग की प्रक्रिया किसके लिए बनाई गई है। सुपर चार्जिंग समझते हैं ना, आने वाली हवा का जो प्रेशर है वो बढ़ा दिया जाए। जब आने वाली हवा का प्रेशर बढ़ा देते हैं दोस्त मेरे, तो बताइए उसको किस नाम से जाना जाता है। सर उसको बोला जाता है सुपर चार्जिंग, ध्यान रखना, उसे बोला जाता है सुपर चार्जिंग, आने वाली हवा का प्रेशर बढ़ाना। बच्चों सुपर चार्जिंग करने से क्या होता है, आने वाली हवा का प्रेशर बढ़ता है, और आने वाली प्रेशर बढ़ जाने से अंदर हवा ज्यादा आती है, और अंदर हवा ज्यादा आती है तो उसकी वैल्यूमेट्रिक इफिशियंसी भी बढ़ जाती है, जिसको बोलते हैं आयतनिक दक्षता। आंसर क्या होगा, रेजिंग द एग्जॉस्ट प्रेशर, टोटली गलत। इंक्रीजिंग द डेंसिटी ऑफ एयर, हाँ ये सही हो सकता है। बच्चों अगर आपने आने वाली हवा का प्रेशर बढ़ा दिया तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपने आने वाली हवा की डेंसिटी बढ़ा दी, दैट्स इट। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए, एक ऑटोमोबाइल में डिफरेंशियल गियर नहीं पाया जाता। आप मुझे बताना है कि ऑटोमोबाइल में डिफरेंशियल गियर किसमें नहीं पाया जाता। डिफरेंशियल गियर का मतलब होता है जो मोड़ने में सहायता करे, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल गियर। अब बस में, ट्रैक्टर में, कार में, इन सब में डिफरेंशियल गियर हो सकता है। बच्चों हमारी जो ऑटो होती है ना, उसमें डिफरेंशियल गियर का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए देखो ऑटो कई बार मुड़ते समय ना ऐसे उठ भी जाती है ना। कार वार जल्दी नहीं उठती लेकिन ऑटो उठ जाती है। तो बच्चों ध्यान रखना, इसमें डिफरेंशियल गियर नहीं इस्तेमाल होता। और एक और बात है, डिफरेंशियल गियर का इस्तेमाल हमेशा 4 पहिए वाले वाहन में होता है, ये भी एक लॉजिक होता है। वो कभी 3 पहिए या 2 पहिए वाले वाहन में नहीं होता, और ऑटो तुम्हारा 3 पहिए वाला वाहन होता है, इसलिए ध्यान रखना इसमें डिफरेंशियल गियर इस्तेमाल नहीं होता। नेक्स्ट आइए, पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर कि एयर और फ्यूल का अनुपात कितना होता है। मैंने बताया ना, कार्बोरेटर जो देता है वो 15:1 है ना, लेकिन कई बार जो है ना वो उसे अगर ज्यादा काम करना है, ज्यादा पावर चाहिए, तो कई बार मिक्सचर रिच भी हो सकता है। तो बच्चों इस सवाल का जो सही आंसर जा रहा है, आप देखो इन्होंने जो ऑप्शन लिखा है ना वो उल्टा लिखा है। एक्चुअली में 1:15 ना लिखते, इसको 5:1 से 15:1 लिखता तो सही रहता। कोई बात नहीं, बनाने वाले ने ऑप्शन थोड़ा सा अजीब बनाया है, नहीं तो यहां सही कर देना चाहिए, तो यहां ईंधन वायु कर देता। देखो होता क्या है कि जब वायु ईंधन लिखा है तो पहले वायु की मात्रा होनी चाहिए, बाद में ईंधन की मात्रा होनी चाहिए। मेरी भाई बात समझे ना। चलो ऑप्शन नंबर ए, लड़ा जरूर दिया है लेकिन ध्यान रखना कई आपको सटीक चीज पता होना चाहिए। कई बार हो सकता है कि 8:15 भी हो ऑप्शन में, 15:8 भी हो, तो आपको समझना होगा कि कब क्या आंसर देना है। हमेशा ध्यान रखना ईंधन की मात्रा कम होती है, एयर की मात्रा ज्यादा होती है। अगला सवाल देखिए, मिलिंग मशीन में कटाई औजार के लिए बताइए आपका टूल कहां लगाया जाता है। मिलिंग मशीन में कटाई औजार के द्वारा अवस्थित में लाया जाता है, टूल कहां लगाया जाता है। तो याद रखना मिलिंग मशीन में जो टूल लगाते हैं हम लोग वो किसमें लगाते हैं, आर्बर में लगाते हैं, चक में नहीं लगाते। किसमें लगाते हैं, आर्बर में लगाते हैं। ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा, सी वाला उत्तर होगा चक। सर चक का इस्तेमाल तो हम लोग लेथ मशीनों में करते हैं, आप मेरी बात समझो है ना। टूल होल्डर का हम इस्तेमाल करते हैं उसमें सेपर मशीनों में, लेकिन ध्यान रखना मिलिंग मशीनों में हम लोग आर्बर का इस्तेमाल करते हैं। 55 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी विधि गियर उत्पादन प्रक्रम में नहीं है। नहीं, गियर उत्पादन प्रक्रम है, इन्होंने बोला है कि कौन सी विधि गियर उत्पादन प्रक्रम है। तो बच्चों गियर का उत्पादन हम गियर शेपिंग गियर हॉबिन से करते हैं, गियर शेपिंग गियर हॉबिन से करते हैं गियर का उत्पादन। इवन कई बार हम लोग मिलिंग से करते हैं, लेकिन गियर मिलिंग करके कोई नाम नहीं है। मैं आपको बता दूं गियर शेपिंग गियर हॉबिन होता है, मिलिंग भी होता है, लेकिन इन्होंने जो नाम लिखा है ना डियर मिलिन, सर डियर मिलिन बिल्कुल नहीं होता। तो पहला और दूसरा,
पहला और दूसरा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक्चुअली में यहां पर इन्होंने लास्ट में सी और डी नहीं बनाया। मैं एक काम करूंगा, टीम को बोलूंगा कि यहां सी और डी बना दे, है ना। और सी को हम लोग कोई भी ऑप्शन बना सकते हैं, ओनली 1 बना देते हैं, है ना। डी को भी कोई भी ऑप्शन बना सकते हैं, ओनली 1 एंड 2 2 एंड 3 बना सकते हैं। हालांकि आंसर मुझे मिल गया है फिलहाल तो। चलो अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट बच्चों, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6वां है। फ्लोट चैम्बर में अरेंजमेंट के अनुसार कार्बोरेटर कितने प्रकार के होते हैं, है ना। बच्चों जो फ्लोट चैम्बर होता है ना, फ्लोट चैम्बर देखा है ना, और फ्लोट में एक नीडल वाल्व लगा होता है। नीडल वाल्व क्या काम करता है, उस रास्ते को बंद भी कर लेता है जिस रास्ते से फ्यूल आना होता है ना। तो बच्चों फ्लोट चैम्बर के आधार पे हमारे कार्बोरेटर 2 तरह के होते हैं। पहला कार्बोरेटर होता है जिसको बोलते हैं बैलेंस टाइप कार्बोरेटर, और ध्यान रखना दूसरा जो टाइप कार्बोरेटर होता है उसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड टाइप कार्बोरेटर। तो ध्यान रखना फ्लोट चैम्बर के आधार पे कार्बोरेटर 2 तरह के होते हैं, एक बैलेंस टाइप होता है, एक अनबैलेंस्ड टाइप होता है। नेक्स्ट आइए बच्चों, सेपर मशीन का मुख्य फीड सैफ्ट खाली जगह चलता है। देखो आपने हर बार ये पढ़ा होगा कि सेपर मशीन में क्विक रिटर्न मैकेनिज्म यूज की जाती है, पढ़ा होगा। लेकिन होता क्या है कि सेपर मशीन में जो रैम आगे पीछे चलता है ना, उसके लिए भी एक मैकेनिज्म यूज की जाती है। तो रैम को आगे पीछे, जिसको आप फीड भी बोल सकते हो, उसके लिए हम लोग पॉल एंड रैचेट मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो पॉल एंड रैचेट मैकेनिज्म जो होती है वो भी याद रखिएगा हमारी सेपर मशीन में ही इस्तेमाल की जाती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए, ट्रैक्टर के अगले पहिए के पीछे पहिए से छोटा होने के कारण क्या। अच्छा इन्होंने बोला ट्रैक्टर का जो अगला पहिया होता है, सर अगला पहिया पिछले वाले पहिए से छोटा क्यों होता है। बच्चों यार ट्रैक्टर की बात हो रही, ट्राली की बात नहीं हो रही। पहली बात तो सिर्फ ट्रैक्टर देखिए तो ट्रैक्टर का जो अगला वाला पहिया होता है वो छोटा होता है, और पिछला वाला पहिया तो इतना हैवी होता है जो कि ठेला से भी बड़ा होता है ना। तो यार इतना ट्रैक्टर का अगला पहिया छोटा क्यों बनाया जाता है, या फिर हैवी क्यों नहीं बनाते। तो मान लीजिए किसी ने ट्रैक्टर का आगे वाला पहिया बहुत बड़ा बना दिया, तो बहुत बड़ा बना दिया है ट्रैक्टर का आगे वाला पहिया, ध्यान सुनो सब लोग। तो एक तो हम लोग ऐसे बैठे होंगे फिर, है ना, चलो बैठने का कोई सिस्टम नहीं हो, हम अरेंज कर लेंगे। लेकिन अगला वाला पहिया अगर आपने हैवी बना दिया ना मेरे दोस्त, तो गाड़ी को मोड़ने में हमें बड़ी दिक्कत होगी। आप खुद मुझे बताइए, अगर हैवी बना दोगे तो क्या गाड़ी तुरंत मोड़ पाएगी? नहीं सर, है ना। तो ध्यान रखना तेज मोड़ने के लिए, शार्प टर्निंग के लिए, है ना। ओके, तो बच्चों तेज मोड़ने के लिए हम लोग अगले वाले पहिए को कैसा बनाते हैं, छोटा बनाते हैं, है ना। बच्चों लिखा है डिक्रीजिंग टर्निंग एंगल, नहीं लोड अधिक खींचे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम जल्दी मोड़ सके। देखो अगला वाला पहिया बड़ा बना दोगे तो आप जल्दी नहीं मोड़ पाओगे। तो तेज मोड़ने के लिए हम लोग जो है उसके अगले वाले पहिए को छोटा बनाते हैं। नेक्स्ट आइए, सक्शन स्ट्रोक के दौरान पेट्रोल इंजन में खींचा गया चार्ज क्या होता है। देखो पेट्रोल इंजन में जब चार्ज अंदर आता है ना, सक्शन हुआ पेट्रोल इंजन में अंदर आया, तो चार्ज में एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर आता है ना। हवा और पेट्रोल का मिक्सचर अंदर आता है, वो भी कैसा मिक्सचर अंदर आता है सर, होमोजीनियस मिक्सचर अंदर आता है ना। डीजल इंजन में होमोजीनियस नहीं, हेट्रोजीनियस बोलना है। नेक्स्ट आइए, उपयोग किए गए इग्निशन सिस्टम के आधार पर डीजल इंजन कहलाता है ना। यानी जो भी हमारा उपयोग किया गया इग्निशन सिस्टम है उसके आधार पर डीजल इंजन कैसा कहलाता है। तो बच्चों याद रखना जो हमारा डीजल इंजन होता है ना, वो डीजल इंजन एक तरह का सीआई इंजन होता है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन होता है। क्यों भैया? क्योंकि ये हमारे एयर और फ्यूल का जो कंबशन होता है वो एयर के हाई टेम्परेचर की वजह से होता है। एयर के हाई टेम्परेचर की वजह से ही हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं सर? सीआई इंजन के नाम से। नेक्स्ट आइए, इट्स बच्चों बोला जा रहा है रोटरी मोशन ऑफ अ शाफ्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन। किसी शाफ्ट के रोटरी मोशन को हमें अगर रेसिप्रोकेटिंग मोशन बनाना है तो किसके द्वारा बनाएंगे? बिल्कुल एकदम सही बात है बच्चों, वो बनाया जाता है गियर बॉक्स के द्वारा। एक्चुअली में गियर बॉक्स में एक गियर मैकेनिज्म लगा सकते हैं हम लोग जिसका नाम है रैक एंड पिनियन। तो रैक एंड पिनियन का काम ही यही है सर, रैक एंड पिनियन का काम ही यही है कि घूमती हुई चीज को स्लाइड कर देना, स्लाइड करती हुई चीज को घुमा देना। ऑप्शन नंबर ए। बच्ची कैम, क्लच, हेड स्टॉक, ये सब इसका आंसर हो ही नहीं सकता। अगला सवाल देखिए बासर, व्हाट इज द ऑपरेशन ऑफ शार्पनिंग ऑफ अ ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील को शार्प करने का इनमें से कौन सा ऑपरेशन है? देखो ग्राइंडिंग व्हील काम करते करते जब उसका टूल ब्लंट हो जाता है ना, तो उसका काम है शार्प करना है। तो शार्प करना है मतलब नया टूल बनाना है, उसकी धार बढ़ानी है। शार्प करने का मतलब होता है टूल की धार बढ़ानी है। तो याद रखना वहां पर हम लोग उसकी ड्रेसिंग करते हैं। लेकिन ड्रेसिंग करने के बाद उसका जो आकार होता है वो परफेक्ट गोल या परफेक्ट सर्कुलर नहीं होता,
तो उस आकार को परफेक्ट सर्कुलर बनाने के लिए बाद में, इसके बाद में हम ट्रूइंग भी करते हैं, है ना, तो ड्रेसिंग करते हैं। ड्रेसिंग करने के लिए कई बार क्वेश्चन आता है हम किस तरह के व्हील का इस्तेमाल करते हैं, तो कह देना हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्टार व्हील का, स्टार व्हील का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 63 देखिए बच्चों, 63 नंबर है वी बेल्ट का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है ना। मेरे भाई जब वी बेल्ट का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल देखोगे तो उसमें पुली के आधार पे इस तरह से समलंबाकार बेल्ट यूज करते हैं, है ना। ध्यान रखना, वी बेल्ट ड्राइव में हम लोग पुली के आधार पे कैसी बेल्ट यूज करते हैं, तो कह देना समलंबाकार बेल्ट इस्तेमाल करते हैं, समलंबाकार, ट्रपेजोडियल। तो ऑप्शन नंबर स्टेप ए आंसर होगा। थोड़ा यहां इंग्लिश मिस्टेक लिखी है, एक्चुअली में समलंबाकार की इंग्लिश होती है ट्रपेजोडियल, हरा, और आयताकार की इंग्लिश होती है वो रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो फिलहाल इसका समलंबाकार बेल्ट के साथ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए वाला उत्तर। नेक्स्ट आइए, घर्षण एवं घिसाव को कम करने के लिए अतिरिक्त स्नेहन का द्वितीय उद्देश्य क्या है। मतलब स्नेहन जो होता है, लुब्रिकेशन जो होता है, सर लुब्रिकेशन का मेन काम होता है घर्षण को कम करना, लेकिन उन्होंने बोला है घर्षण को कम करने के अतिरिक्त इसका द्वितीय कार्य कौन सा है, दूसरा क्या उद्देश्य है। तो बच्चों इसका दूसरा उद्देश्य जो है दाब बनाए रखना, लिमिटिंग रोटेशन नहीं, हाँ संक्षारण को कम करना, ये इसका द्वितीय उद्देश्य जरूर हो सकता है, संक्षारण को कम करना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा धातु चादर को काटने के लिए उपयुक्त उपकरण की सीट मेटल कटिंग टूल नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन धातु चादर को काटने के लिए सीट मेटल कटिंग टूल नहीं है। अब बताओ, सीट मेटल प्रोसेस में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, सर स्निप्स का इस्तेमाल करते हैं, पावर साटा करते हैं, मैलेट का भी इस्तेमाल करते हैं जो लकड़ी का हथौड़ा होता है। लेकिन देखो सीट मेटल शॉप में कभी भी हम लोग मिलिंग कटर का उपयोग नहीं करते। आप बताओ क्या सीट मेटल शॉप में क्या कभी आपने मिलिंग कटर देखा है? नहीं ना सर, मिलिंग कटर ना वो है यूज ही नहीं होता सीट मेटल शॉप में। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत से लगने वाली आग का कारण नहीं है। आप बताओ इनमें से कौन विद्युत का से लगने वाली आग का कारण नहीं है। देखो लूज कनेक्शन ये कारण हो सकता है, शॉर्ट सर्किट ये तो सबसे बड़ा कारण हो सकता है, तार की ओवरलोडिंग ये भी हो सकता है। लेकिन आप मुझे बताओ आपके घरों के दरवाजे अगर खुले हैं तो क्या आपके इलेक्ट्रिक में आग लग जाएगी? नहीं सर, ये कभी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में लगने वाली आग का बच्चों कारण नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी कभी नहीं होगा। नेक्स्ट आइए, अगला बताइए बच्चों, अगला सवाल लिखा है कि पीतल निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है। बच्चों यहां ब्रास की बात की जा रही है कि बताइए इनमें से कौन ब्रास की मिश्र धातु है। ब्रास, पीतल। बच्चों याद रखना पीतल में दो धातुएं होती है, एक कॉपर और जिंक, ठीक है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ब्रॉन्ज का होता कि ब्रॉन्ज में बताइए कौन सी धातु होती है, तो कह देना ब्रॉन्ज में होती है कॉपर प्लस टिन, Sn, है ना। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा, ब्रास में कॉपर और जिंक होता है। तो ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा, डी वाला उत्तर होगा, कॉपर और जिंक के साथ, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में कौन सा स्नेहन का मुख्य कार्य है ना, मुख्य गुण है। बच्चों इन्होंने बताना है कि बताइए इनमें से कौन स्नेहन का मुख्य गुण है। तो स्नेहन का मुख्य गुण क्या होता है कि वो बहकर सभी जगह से हीट को एब्जॉर्ब कर ले, या फिर बहकर घर्षण को कम कर ले। तो बच्चों ये तभी हो सकता है जब उसके पास बहने का गुण हो, विस्कोसिटी होना चाहिए, श्यानता होनी चाहिए, उसी की वजह से वो उसके घर्षण को कम कर सकता है। ये मुख्य गुण है। हालांकि गुण ये भी है कि कम कीमत का हो, ये भी गुण हो सकता है, लेकिन मुख्य गुण हमारा इनमें से मुझे विस्कोसिटी नजर आ रहा है। नेक्स्ट आइए बच्चों, अगला सवाल 69 नंबर है, अनंत पिच सर्कल त्रिज्या वाले बेलनाकार गियर के साथ फिट होने वाले छोटे गियर को क्या कहते हैं। बच्चों हमेशा याद रखना, जब ये बोल दे कि पिच सर्कल की त्रिज्या अनंत है और ये बोल दे अनंत दांतों की संख्या है, तो पिच सर्कल की त्रिज्या को अनंत बोल दे, दांतों की संख्या को अनंत बोल दे, तो मेरे भाई यहां पर हमें एक इस्तेमाल करना होता है जिसको बोलते हैं रैट। और रैट वो चीज होती है जिसमें ध्यान रखना इसकी त्रिज्या भी अनंत होती है और दांतों की संख्या भी अनंत। अब आपको लगेगा ये अनंत कैसे, दांतों की संख्या तो हम गिन सकते हैं। बच्चों गिन जरूर सकते हैं, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल शेप में होता है और हॉरिजॉन्टल शेप की त्रिज्या हमेशा इनफाइनाइट बताई जाती है, हमेशा इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो अनंत त्रिज्या और अनंत दांतों की संख्या के लिए रैक एंड पिनियन इस्तेमाल होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अगला, बताओ बच्चों ये वाला सवाल बड़ा प्यारा है, M5 × 0.8 टैप से टैप इन करते समय आप किस प्रकार के ड्रिल का प्रयोग करेंगे। देखो बच्चों यहां पर M5 और इंटू क्या लिखा हुआ है सर, M5 × 0.8। पहले मैं आपको बता दूं टैप इन का मतलब क्या होता है।
जब आपके सामने कहीं पर लिखा हो ये वर्ड टैप इन, तो टैप इन का मतलब होता है इंटरनल थ्रेड काटना, आंतरिक चूड़ी काटना। अरे मैं आपसे पूछूं टैप इन का मतलब क्या होता है, तो कहना टैप इन का मतलब होता है सर इंटरनल थ्रेड काटना। इंटरनल थ्रेड काटना हमारा टैप इन कहलाता है। टैप इन में जब भी कभी ड्रिल का साइज पूछा जाता है बच्चों, तो ड्रिल का साइज निकालना है आपको, तो ये जो आगे 5 लिखा है डायमीटर, उसमें से 0.8 को घटाना होता है, पिच को घटाना होता है। तो यहां से हम लोगों को टैप पता चल जाएगा कि टैप किस साइज का चाहिए, 4.2 mm का चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर होगा 4.2। नेक्स्ट आइए अगला सवाल देखिए, आर्क वेल्डिंग में किस तरह के ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। बच्चों पहले मैं आपको बता दूं, जब आप वेल्डिंग प्रोसेस करते हो, जैसे कि आर्क वेल्डिंग आपने पढ़ा, तो आर्क वेल्डिंग पढ़ते समय होता क्या है मेरे दोस्त, आप लोगों को कितना वोल्टेज चाहिए और कितना करंट चाहिए ये पहले आप याद कर लो। तो आर्क वेल्डिंग में ध्यान रखना, जो हमें वोल्टेज चाहिए होता है वो कितना चाहिए होता है, 10 से 15 वोल्ट, है ना। करंट चाहिए होती है 50 एम्पियर से 200 एम्पियर तक। अब आप ये बता दो, आपके घरों में जो सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट की आती है। तो मेरे भाई अगर 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है और तुम्हें चाहिए 10 से 15 वोल्ट, तो 220 वोल्ट को अगर 10 से 15 वोल्ट बनाना है तो कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करना है, स्टेप डाउन। तो आर्क वेल्डिंग में हम लोग कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, स्टेप डाउन। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित किस सामग्री को कोई आघात वर्धनीयता का गुण नहीं है। आप बताओ इनमें से वो कौन सी सामग्री है जिसमें से कोई भी आघात वर्धनीयता का गुण नहीं है। तो मेरे भाई ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट पहले है क्या, पहले ये बताओ। पेंसिल की अंदर की जो लीड होती है ना, वो ग्रेफाइट होती है। पेंसिल की लीड निकाल के देखिए, ऐसे पीटिए तो वो कई सारे टुकड़ों में टूट जाएगी, पतली नहीं होगी। तो ध्यान रखना, ग्रेफाइट में क्या होती है बच्चों, तो कहना ग्रेफाइट में भंगुरता पाई जाती है, और भंगुरता जो है आघात वर्धनीयता का गुण बिल्कुल नहीं है। बाकी सब में है, बाकी सब में आप पीटिए तो वो पतली पतली चादर बन जाएंगी। 73 देखिए 73, जब दो संयोजनी भाग कभी कभी इंटरफेस फिट या कभी कभी क्लीयरेंस फिट द्वारा जुड़े होते हैं, मतलब ये है कि जब दो मिलने वाले भाग कभी इंटरफ्रेंस फिट कभी क्लीयरेंस फिट से जुड़े होते हैं। अरे भैया दोनों फिट आ रही, इंटरफ्रेंस भी आ रही, क्लीयरेंस भी आ रही, इसका मतलब समझ रहे हैं सर। इसका मतलब ये है कि यहां पर जो फिट बनेगी वो ट्रांजिशन फिट बनेगी। बच्चों ट्रांजिशन फिट वहां बनती है जहां पर हमें इंटरफ्रेंस और क्लीयरेंस दोनों फिट मिल जाए, यानी कभी होल बड़ा हो जाए शाफ्ट से तो कभी शाफ्ट बड़ी हो जाए होल से। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए, बेवल प्रोटेक्टर की सीमा रेंज क्या है। सर इन्होंने सिर्फ बेवल प्रोटेक्टर पूछा है, तो याद रखना जब भी कभी बेवल प्रोटेक्टर की सीमा रेंज पूछेगा, सिर्फ बेवल, प्रोटेक्टर का वैसे मतलब होता है चांदा, तो बेवल प्रोटेक्टर की सीमा रेंज होती है 0 से 180। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आता वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, तो उसकी सीमा रेंज बतानी है 0 से 360। सर सिर्फ बेवल प्रोटेक्टर होगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला उत्तर होगा। नेक्स्ट आइए अगला 75, हार्ड किए हुए स्टील कंपोनेंट की टेम्परिंग के लिए निम्नलिखित में कौन सा कारण है। बच्चों टेम्परिंग क्यों की जाती है, आप नॉर्मली देखिए जब भी कभी हम हार्डनिंग करते हैं तो हार्डनिंग करने के बाद हम हमेशा टेम्परिंग करते हैं। देखो होता क्या है कि जब हम लोग टूल की हार्डनिंग करते हैं तो हार्डनिंग करते समय टूल के अंदर ब्रिटलनेस आ जाती है, भंगुरता आ जाती है, तो उसी भंगुरता को कम करने के लिए हमें टेम्परिंग करनी होती है। तो टेम्परिंग का मेन उद्देश्य क्या होता है, आने वाली भंगुरता को कम करना। बच्चों भंगुरता को कम करने के साथ साथ वो हमारे टूल की टफनेस बढ़ा देता है ना। तो टूल की भंगुरता कम करना, टफनेस बढ़ाना, ये हमारे कह सकते हो किसका काम होता है सर, ये काम होता है हमारे टेम्परिंग का। ठीक है, टेम्परिंग की कैसे जाती है कि आप वस्तु को पहले बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर गर्म कीजिए और धीरे धीरे ठंडा कर दीजिए। तो चीमड़पन को बढ़ाना, टफनेस को बढ़ाना, ये हमारी टेम्परिंग का मेन उद्देश्य हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए वाला उत्तर। तो यहां पर दोस्त मैंने आप लोगों को 75 क्वेश्चन भी सॉल्व कराए। ये हमारा ऑटोमोबाइल ट्रेड का कैंसर सेट का सेट नंबर 05 था, है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां पर आज मैंने जो लुब्रिकेशन सिस्टम कूलिंग सिस्टम के जो सवाल सॉल्व कराए वो आपको समझ में आए होंगे, है ना। मैंने कुछ कार्बोरेटर के भी सवाल सॉल्व कराए। हम लोग स्पार्क प्लग अभी छूट रहा है और अभी लुब्रिकेशन सिस्टम छूट रहा है, मैं उसके भी सवाल लेके आऊंगा ज्यादा मात्रा में। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू वेरी मच।